गुड इवनिंग एवरीवन। अभी ब्लैक स्क्रीन आ रहा होगा, 1 मिनट रुक जाता हूँ, देखता हूँ कौन से बच्चों को ज्वाइन करने देता हूँ। अभी आज मैं 2 घंटा पहले ही बताया कि लाइव आने वाला हूँ, तो रुक जाते हैं, थोड़ा सा बच्चे को ज्वाइन कर देते हैं सबको। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। हो सकता है तो वीडियो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, जो यूट्यूब से देख रहे हैं उनको वेलकम है। आप मेरा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ब्लैक डायमंड प्ले स्टोर से सर्च कीजिएगा और इस ऐप को डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कैसे करना मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको माई कोर्सेज में दिख जाएगा आपको बहुत सारे कोर्सेज। इसमें से अगर आप MCL WCL बैच लेना चाहते हैं C16 तो इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप NCL बैच लेना चाहते हैं तो ये परचेज कर सकते हैं। बस आपको क्या है कि अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं यानी कि MCL बैच ज्वाइन किए हुए हैं, ये वाला C16 बैच ज्वाइन किया तो NCL के लिए डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर NCL बैच ज्वाइन किए हैं तो MCL प्लस WCL के लिए डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि सिलेबस बहुत अलग है इसीलिए दोनों बैच में अलग रखा हूँ। ठीक है, बार बार मैं बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो MCL वाले बच्चे हैं इसी में SSCL का पढ़ाया था, SSCL का एग्जाम खत्म हो गया, इसी में MCL स्टार्ट किया, उसके बाद अब इसी में WCL भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और NCL का चूंकि सिलेबस ही अलग है तो कोई उपाय ही नहीं है, तो आप चाहें तो यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कूपन कोड के लिए अगर आप ज्वाइन किए हुए हैं दोनों में से कोई भी कोर्स में। ठीक है, चलिए अब आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है एक बार देख लेते हैं। सब लाइव आ गए? लाइव आ गए? ठीक आ गए। हाँ ठीक है, शुरू से ही कर देते हैं। कल का कोई डिस्टर्बेंस था जिसके कारण रह गया था। चलिए देखो, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं बाबू। कल बहुत डिस्टर्बेंस हुआ था और डिस्टर्बेंस का उपाय हम किए हैं, ऑर्डर कर लिए कुछ, आपको भी दिन में वो ठीक हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ वर्किंग। तो मेथड ऑफ वर्किंग न केवल आपके WCL एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि NCL एग्जाम के लिए तो है ही। आपको एलिमेंट्री आइडिया रखना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो कोई भी एग्जाम में बैठो, आपको हल्का आइडिया तो सबके बारे में रखना पड़ेगा। अगर आप चाहे ओपन कास्ट में NCL का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आपको अंडरग्राउंड का बेसिक आइडिया तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझाते हैं आपको। मेथड ऑफ वर्किंग जनरली हम 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है सरफेस माइनिंग जो हम खुली आसमान के नीचे करते हैं, और एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग जिसको हम जमीन के नीचे घुस के अंदर से रॉक को या अंदर से जो मिनरल होंगे और होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जनरली इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मेजर क्वालिफिकेशन कह सकते हैं इसको, मेजर क्लासिफिकेशन कह सकते हैं इसको। सबसे पहला सरफेस माइनिंग, दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग। ठीक है, अब जो अंडरग्राउंड माइनिंग है उसको भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है हमारा फंडामेंटल माइनिंग, एक हो सकता है अदर मेथड या जिसको हम डिराइव्ड मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका या तो लॉन्गवॉल से या तो बोर्ड एंड पिलर से डिराइव्ड होगा या तो कुछ अलग होगा जो अदर मेथड में आएगा। ठीक है, तो आपका अंडरग्राउंड मेथड को हम 2 भागों में बांट दिए, फंडामेंटल और डिराइव्ड मेथड। अब जो फंडामेंटल है उसमें बोर्ड एंड पिलर आ गया और लॉन्गवॉल आ गया। ठीक है, और अदर मेथड में बहुत सारे मेथड आ गए, जैसे कि रूम एंड पिलर मेथड, जैसे कि शॉर्ट वॉल मेथड, जैसे कि जेंकोवाइस मेथड, कमोरा माइनिंग, टीपॉग माइनिंग, भास्का माइनिंग, वंगाविली माइनिंग, ब्लास्टिंग गैलरी माइनिंग, सब लेवल केविंग मेथड, इंटीग्रल केविंग मेथड, डिसेंडिंग सील्ड मेथड, कैनोपी मेथड, हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। तो आपको ये देख के सबसे पहले डर लग गया होगा कि इतना सारा मेथड के बारे में तो नाम भी नहीं सुने। तो नाम नहीं सुने इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं PDF बना के, PPT बना के, जिसमें आपको इमेज के साथ एक एक मेथड को मैं समझाऊंगा। आज नहीं हो पाएगा ये खत्म, शायद कल तक ये मेथड ऑफ वर्किंग के बारे में आपको आइडिया जो है, बेसिक आइडिया। ठीक है, देखते जाइएगा। इसमें बहुत सारे फोटोज में लाया हूँ बना के, जनरेट कर करके, ताकि आपको समझाने में बहुत सुविधा हो, आसानी हो। इस PPT के माध्यम से आप आसानी से समझ सके। कल ये PPT शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे को आज पढ़ाना था। एक बार पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप एकदम मत घबराइए। क्लास के जो बच्चे हैं उसको तो ई-बुक, PPT, PDF बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस क्लास में बने रहिए। ठीक है, तो आपको मेथड ऑफ माइनिंग में सिर्फ बेसिक आइडिया नहीं रखना बल्कि आपको एलिमेंट्री आइडिया रखना। हर मेथड के बारे में आपको हल्का सा तो पता होना चाहिए भाई ये मेथड बेसिकली है क्या। ठीक है,
तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि मेथड ऑफ माइनिंग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सरफेस माइनिंग जो खुले आसमान के नीचे करते हैं, दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइनिंग जो कि जमीन के नीचे घुस के करते हैं। ठीक है, इसके बाद अंडरग्राउंड माइनिंग का दो मेथड है, एक होता है फंडामेंटल माइनिंग और एक होता है अदर या डिराइव्ड मेथड। फंडामेंटल माइनिंग जो हमारा हर किताबों में दिया हुआ है, कोई भी अंडरग्राउंड कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड को दो हिस्सों में बांटा गया है, बोर्ड एंड पिलर मेथड और लॉन्ग वॉल मेथड। फिर बोर्ड एंड पिलर का अगर आप जाएंगे तो आपको कभी ये दो मेथड लिखेगा, कभी स्टेज लिखेगा। तो एक्चुअली ये है क्या, ये स्टेज है, डेवलपमेंट फेज होता है एक तो, और एक होता है डिक्लेयरिंग फेज, है ना। तो बोर्ड एंड पिलर में ये दोनों क्या है, ये दोनों फेज है। इसी तरह से लॉन्ग वॉल में जब जाएंगे तो लॉन्ग वॉल में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग, एक होता है लॉन्ग वॉल एडवांसिंग जो कि मैं बताऊंगा आपको, और एक होता है लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग, लॉन्ग वॉल रिट्रेटिंग। ठीक है, ये दो मेथड होते हैं लॉन्ग वॉल के। तो अब सभी मेथड को हम लोग बारी बारी देखते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम मेथड ऑफ वर्क माइनिंग में बताएं आपको कि अंडरग्राउंड माइनिंग में आपका जो फंडामेंटल है वो दो होता है, और अदर मेथड जिसको डिराइव मेथड कहते हैं उसमें बहुत सारे मेथड है, जैसे रूमन पिलर, शॉर्ट वॉल, जेनकोवाइज, कमोरा, टीकॉम, भास्कर, वोंगाविली, ग्लास्टिंग बैलरी मेथड, सब लेवल केविंग मेथड, इंटीग्रल केविंग मेथड, डिसेंडिंग सील्ड कैनोपी मेथड, हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। ठीक, इसी तरह से सरफेस माइनिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि एनसीएल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूसीएल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक आइडिया आपको किसी भी एग्जाम में बैठ के आपको रखना पड़ेगा। सरफेस माइनिंग को हम दो मेजर कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन, मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, इसमें हम कोई भी मशीन लगा के हम माइनिंग करते हैं, जैसे कि हम शॉवेल लगा दिए, जैसे कि हम पॉकलेन लगा दिए, जैसे कि हम डंपर लगा दिए, जैसे कि हम बकेट व्हील एक्सकवेटर लगा दिए, जैसे कि हम ड्रैग लाइन लगा दिए, जैसे कि हम सरफेस माइनर लगा दिए, जैसे कि हम और कोई भी मशीन लगा दिए। ठीक है, जिससे हम जैसे हम पीसी जेसीबी लगा दिए, कुछ भी लगा के अगर हम माइनिंग कर रहे हैं, मैकेनिकली मशीन लगा के मैकेनिकल टाइप से माइनिंग कर रहे हैं, तो उसको मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड के कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा होता है एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो एक्वस, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ लिक्विड का लोचा है बाबू, मतलब या तो हम इसमें लिक्विड यूज कर रहे होंगे, या लिक्विड निकाल रहे होंगे, या लिक्विड से निकाल रहे होंगे, या वाटर से निकाल रहे होंगे, या वाटर यूज कर रहे होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, सरफेस माइनिंग के दो बेसिस है या दो बड़े क्लासिफिकेशन है, जिसमें पहला आता है मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड जिसमें कोई मशीन लगा के निकालते हैं, और एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड जिसमें किसी तरीके से लिक्विड या फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड के टाइप्स। तो मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड में पहला आता है ओपन पिट माइनिंग, फिर आता है ओपन कास्ट माइनिंग, फिर आता है पिट एंड क्वारी माइनिंग, फिर आता है ऑगर माइनिंग जिसके अंदर हाईवाल माइनिंग भी आता है, इसके बाद आता है स्ट्रिप माइनिंग, इसके बाद आता है ग्लोरी होल माइनिंग। 90% लोग यही सोचते हैं कि ओपन पिट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग और सरफेस माइनिंग और स्ट्रिप माइनिंग ये सब के सब सेम चीजें हैं। नहीं है सेम चीजें बाबू, अंतर है इसमें, एक डिफरेंस है इसमें, अंतर है इसमें, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन अंतर है इसमें। ये दो अलग अलग टाइप है, ओपन पिट माइनिंग अलग है, ओपन कास्ट माइनिंग अलग है, स्ट्रिप माइनिंग अलग है, पिट एंड क्वेरी माइनिंग अलग है। ये चारों अलग अलग मेथड, इसको एक दूसरे के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है ओपन कास्ट के ही टाइप, सरफेस के ही टाइप है, लेकिन है थोड़े बहुत डिफरेंस दोनों में, सब में डिफरेंस है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड में ओपन पिट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, पिट एंड क्वेरी माइनिंग, ऑगर माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग और ग्लोरी होल माइनिंग होता है। सबके बारे में बताएंगे आज। कल जैसे हम लोगों ने कोल इंडिया का पूरा पास्ट पढ़ा, कोल इंडिया का पूरा प्रेजेंट पढ़ा, कोल इंडिया का प्योर ऑफ फ्यूचर पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कोल माइनिंग का पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ कोल माइनिंग भारत में जितना था इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद इसका हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन भी क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया, क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया। बिल्कुल ऐसा ही ये टॉपिक खत्म होने के बाद हमको मैं क्लास में क्वेश्चन बनवाऊंगा और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे एनसीएल का आपने एनुअल रिटर्न पूरा ध्यान से पढ़ा, ठीक है, एनसीएल का पूरा एनुअल रिटर्न पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया, है ना, जितने भी योजना वगैरह थे या पूरे एनसीएल का एनुअल रिटर्न से आपने क्वेश्चन बनाया और आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि एनसीएल का एनुअल रिटर्न भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसी तरह से ये क्लास आज और कल में खत्म होगा, तब तक आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप क्वेश्चन बना चुके होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो अभी आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब बातें समझ में आएंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, सरफेस माइनिंग में मैंने आपको बताया मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड और एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये मेथड है। एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड में
दो मेन टाइप होता है, एक होता है प्लेसर माइनिंग और एक होता है सॉल्यूशन माइनिंग। प्लेसर माइनिंग के अंदर में एक आता है हाइड्रोलिकिंग और दूसरा आता है ड्रेजिंग, ठीक है। सॉल्यूशन माइनिंग में आता है बोरहोल एक्सट्रैक्शन और लीचिंग। ये सब के सब टाइप्स है जिसके बारे में आपको धीरे धीरे सब बताता हूँ। आप बस पेशेंस रखिए, कीप काम एंड वॉच द मूवी, ओके। अब ये यहाँ पे देखिएगा, एक और मैं यहाँ पे पीपीटी डाला हूँ, इसमें मैंने दिखाया है कि मेटल माइनिंग के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें हम मेटल निकालते हैं, ओर निकालते हैं, रॉक एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। उसके कौन कौन से मेथड है, तो उसके जो अलग से सेपरेट मेथड है अंडरग्राउंड में, जो ओपन कास्ट मिक्स करके दिया हुआ है। जनरली हम लोग को दो स्टेज होता है अंडरग्राउंड में, अगर मेटल माइनिंग में आप जाओगे, क्योंकि मैं मेटल माइनिंग में काम किया उससे मेरे को आइडिया है ज्यादा, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मेटल माइनिंग में दो स्टेज होते हैं, डेवलपमेंट और स्टॉपिंग, ठीक है। जैसे हम लोग डेवलपमेंट और डिप्लरिंग करते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट और स्टॉपिंग होता है, ठीक है। इसमें आपके नॉन कन्वेंशनल मेथड को भी आपको थोड़ा सा जानना है, ये वाला तो खैर काट ही दो, नॉन कन्वेंशनल मेथड को जानना है, ये तो गलती से आ गया है। नॉन कन्वेंशनल मेथड में तो जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, या फिर इसकी प्लानिंग है कि फ्यूचर में इस्तेमाल करें, इसके बारे में भी आपको आइडिया रखना पड़ेगा। जैसे रैपिड एक्सट्रैक्शन, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, हाइड्रोलिक माइनिंग, मिथेन ड्रेनेज, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड रीटीटरिंग, ओशियन माइनिंग क्या होता है, न्यूक्लियर माइनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माइनिंग क्या होता है, ऑगर माइनिंग क्या होता है, इंसिटू लीचिंग क्या होता है, बोरहोल माइनिंग क्या होता है, इस सब चीजों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा खाली पेशेंस रखना है बस। चलिए, अभी आप कुल मिलाकर के यही समझ पाए होंगे मोटा मोटी, अगर आप ज्यादा नहीं समझ पाए, यही समझ पाए कि भाई इसमें आज मेथड ऑफ वर्किंग बहुत सारे हैं, जिसका नाम थोड़ा अटपटा है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए अब एक एक करके जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड का जो पहला बेसिक फंडामेंटल मेथड ऑफ माइनिंग है, उसका नाम है बोर्ड एंड पिलर मेथड। बोर्ड और पिलर का मतलब क्या होता है, बोर्ड का मतलब होता है गैलरी, बोर्ड का मतलब क्या होता है, गैलरी होता है, ठीक है। और पिलर का मतलब क्या होता है, पिलर होता है, पिलर का मतलब पिलर होता है भैया, ठीक है। तो हम इस मेथड में क्या करते हैं, हम पहले एक पैनल डिसाइड करते हैं, ठीक है। पैनल कैसा डिसाइड करते हैं, तो हम आपको एक फोटो दिखा रहे हैं, एक आध बच्चा मेरे को फोटो भेजा था, है ना, लेकिन उसको वो भी अच्छा था, बट ये भी देख लेंगे, इससे भी समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा कभी फोटो आपके पास रहे तो हमको भेज दिया कीजिए, अच्छा लगता है क्या। जैसे एक पैनल है, पैनल में क्या होता है, नंबर ऑफ पिलर्स एंड नंबर ऑफ गैलरीज, ठीक है। मतलब कुछ नंबर ऑफ पिलर और कुछ नंबर ऑफ गैलरीज को हम एक बैरियर के अंदर ही रहने देते हैं, कोल बैरियर के अंदर ही रहने देते हैं, और उसमें हम कम से कम 2 ठो इनटेक रास्ता और 1 ठो रिटर्न रास्ता कनेक्टेड रखते हैं, ठीक है। 2 ठो इनटेक रास्ता और 1 ठो रिटर्न रास्ता कनेक्टेड रखते हैं, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट के इनटेक रास्ता से मिलता है, और डिस्ट्रिक्ट वाला जो होता है वो मेन इनटेक रास्ता से मिलता है, फाइनली इनटेक रास्ता मेन वाला से आके मिल जाता है। इसमें नंबर ऑफ पिलर और नंबर ऑफ गैलरी कैसे डिसाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ पिलर और नंबर ऑफ गैलरी डिसाइड करने के लिए एक टर्म आता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या आता है, इंक्यूबेशन पीरियड। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है गुरु, समझाता हूं मैं आपको। तो बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जब आपका पहला फेवरेबल कंडीशन होता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का पहला फेवरेबल कंडीशन दिखता है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा है कि कभी मान लीजिए मेजर रूफफॉल हो गया, कभी बड़ा रूफफॉल हो गया, है ना, तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि कोयला में अगर एक बार रूफफॉल हो गया है तो उसके अंदर हवा चला गया, उसके परत के अंदर कोयला चूंकि स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट होता है, तो उसके लेयर में आपका चला गया है, समझिए हवा चला गया, तो हमसे समझते हैं कि अब एक बार हवा अंदर घुस गया है तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन के कारण स्वतः दहन यानी स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्टार्ट होगा, उसके सिम्टम्स स्टार्ट होंगे। तो जिस दिन रूफफॉल होता है उस दिन का हम डेट पॉइंट आउट कर लेते हैं, और उस डेट से लेकर के जिस डेट को हमको स्पॉन्टेनियस हीटिंग दिखने लगे, स्पॉन्टेनियस हीटिंग या आग दिखने लगे, उस दिन हम समझ जाते हैं कि ये हमारा स्पॉन्टेनियस हीटिंग तक दिखने का जो टाइम था, फेवरेबल कंडीशन से स्पॉन्टेनियस हीटिंग दिखने का, वो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। भारतीय कोलफील्ड में जनरली 6 से 12 महीने का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और इसी के हिसाब से हम एक पैनल डिसाइड करते हैं। पैनल जब भी कभी हम डिसाइड करते हैं, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जब भी हम पैनल डिसाइड करते हैं तो हमको देखना क्या होता है, 2 इंटेक होना चाहिए उससे कनेक्टेड, ठीक है, 1 रिटर्न होना चाहिए उससे कनेक्टेड, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, ओके, मतलब हमारा जो पानी जा रहा है वो कहीं सही जगह पे जा रहा है ना, ये सब हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इंक्यूबेशन पीरियड को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, इंक्यूबेशन पीरियड को हमको ध्यान में रखना पड़ता है, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ गैलरी और नंबर ऑफ पिलर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम डिसाइड करते हैं, ओके। चलिए, तो बोर्ड एंड पिलर मेथड हम कब अडॉप्ट करते हैं बाबू, बोर्ड एंड पिलर मेथड कैसे बनाते हैं, दिखा दिया आपको फोटो। बोर्ड एंड पिलर मेथड हम कब अडॉप्ट करते हैं, तो बोर्ड एंड पिलर मेथड हम अडॉप्ट, और बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो गैलरी है उसका साइज क्या होता है, आपका जो पिलर है उसका साइज क्या होता है, तो पिलर का 3 साइज हो सकता है, या तो स्क्वायर रखेंगे आप,
या तो आप रेक्टेंगुलर रखेंगे, ठीक है, या तो आप रोम्बस शेप में रखेंगे। ओके, रोम्बस शेप वाला हम तब रखते हैं जब हमको कोई एसडीएल, एलएसडी, कंटिन्यूअस माइनर ऐसे कोई मशीनरी अगर उसमें चलाना हो तो हमें सुविधा होता है रोम्बस साइड रखने से, क्योंकि उसमें टर्निंग हमारा इजी होता है, टर्निंग के लिए हमको जगह अच्छा मिल जाता है, इसलिए हम रोम्बस तब प्रीफर करते हैं। बाकी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ज्यादा बेटर होता है आपका बियरेबिलिटी क्वालिटी के हिसाब से, मतलब आपका स्ट्रेस बियर ज्यादा करता है इसमें, ठीक है। चलिए, अब हम कब इसको अडॉप्ट करते हैं, एप्लीकेबल कंडीशन क्या है, तो भैया एप्लीकेबल कंडीशन ये है कि 1.5 मीटर से लेकर के 4.8 मीटर तक का जो सिम का थिकनेस होगा उसमें हम अडॉप्ट करेंगे, है ना। मतलब जब बहुत ज्यादा पतला नहीं, अगर 1.5 मीटर से पतला हो गया, मान लीजिए 1.5 मीटर से छोटा हो गया, पतला हो गया, तो उस केस में क्या होता है हमारा, चूंकि गैलरी का जो स्टैंडर्ड गैलरी का साइज होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड में, जो हमारा गैलरी का साइज होता है वो होता है हाइट आपका 3 मीटर। लाइव क्लास ले रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या लाइव क्लास में? जस्ट सेकंड, आवाज तो आ रहा है ठीक से? ओके, आवाज अच्छे से आ रहा है? एक बार मेरे को बताइए तो, एक बच्चा मेरे को फोन किया था, उसका तो दिक्कत आ रहा है, मेरे को बताइए तो आवाज सबका सही से आ रहा है? बस चैट में बताइए, आगे बढ़े बाबू। बाबू कॉल मैसेज इग्नोर नहीं करते बाबू, ड्यूटी वाला आदमी है, ठीक है ना। तो मोबाइल वोबाइल क्या है ना, जेब में रहता है, डोजर उजर के सामने खड़े रहते हैं, मशीन के सामने खड़े रहते हैं, काम कराते हैं, तो आवाज हमको कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है मोबाइल में, ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ा रहे थे, मजा आ रहा था। चलिए, क्या घुस जाते हैं तो हमको दिखता नहीं कुछ। हाँ, 1.5 मीटर से लेकर के 4.8 मीटर। हम आपको बता रहे थे कि जो आपका बोर्ड एंड पिलर मेथड का जो गैलरी होता है, गैलरी का साइज क्या होता है, तो गैलरी का जो हाइट होता है वो होता है 3 मीटर। मैक्सिमम हाइट आप नॉट मोर देन 3 मीटर रख सकते हैं, और अगर विड्थ की बात करें तो नॉट मोर देन 4.8 मीटर आप विड्थ रख सकते हैं, ठीक है, विड्थ होता है। लेकिन जब हम डिप्लरिंग करते हैं, तो डिप्लरिंग में इसको हम वाइडनिंग और हाइट बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसका हाइट बढ़ा सकते हैं। तो जनरली जब हम हाइट बढ़ाते हैं तो 1 से 1.5 मीटर तक हाइट और बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर आपका मान लीजिए हाइट 3 मीटर है, तो हम जब इसका डिप्लरिंग करेंगे तो 1 से 1.5 मीटर पकड़ लीजिए, तो 4.5 मीटर तक हाइट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि डिप्लरिंग जब आप करते हैं, तो डिप्लरिंग अगर आपसे पूछेगा डिप्लरिंग गैलरी का मैक्सिमम हाइट आप कितना रख सकते हैं, तो 4.5 मीटर मैक्सिमम हाइट रख सकते हैं। अगर ऐसा कोई कंडीशन लिखा है, नहीं लिखा है, नॉर्मली पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द गैलरी, तो 3 मीटर, नॉट मोर देन 3 मीटर, और चौड़ाई जो है नॉट मोर देन 4.8 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखिए 4.8 मीटर तक का यहाँ जो सीम थिकनेस है वो कवर हो जा रहा है, इसीलिए इससे ज्यादा हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद स्टार्टर के बारे में बोला है, स्टार्टर हमारा रूफ और स्ट्रॉन्ग फ्लोर होना चाहिए, गैसी सिम नहीं होना चाहिए, गैसी सिम बनाने से बहुत दिक्कतें होती हैं, है ना। फ्री फ्रॉम डर्ट बैंड होना चाहिए। डर्ट बैंड के बारे में मैंने चलिए बता देते हैं। विट्रेन होता है, क्लेरेन होता है, ड्यूरेन होता है, फ्यूजेन होता है। 4 टाइप के डर्ट बैंड होते हैं। इसमें से विट्रेन जो होता है वो चमकीला टाइप का होता है, थोड़ा सा लाइटिंग होता है इसमें। आपका क्लेरेन आपका थोड़ा सा कम लाइटिंग होता है। उसके बाद ड्यूरेन और फ्यूजन जो है वो डल कैरेक्टर का होता है, ठीक है। ड्यूरेन जो है वो डल होता है बट रॉक टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, पत्थर पत्थर जैसा होता है। फ्यूजन जो है वो स्वाइस द फिंगर बोलते हैं इसको, यानी कि इसको छुएंगे तो हाथ में मिट्टी लग जाएगा, बहुत कमजोर होता है। ओके, तो ये जनरली 4 टाइप के हमको डर्ट बैंड कोयले में दिखाई पड़ते हैं। ओके, लिमिटेशंस की बात करूं कि कब हम इसको अडेप्ट नहीं कर सकते हैं कुछ भी करके, तो 1.2 मीटर से कम अगर सिम थिकनेस हो तो हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं। 4.8 मीटर से ज्यादा हो जाएगा तो भी अडॉप्ट नहीं करते हैं। स्टीपर ग्रेडियंट बोला गया है 1/4 स्टीपर होना चाहिए, ग्रेडियंट 1/4 होना चाहिए, 1/4 से ज्यादा ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग एक बार देखे थे कि जैसे अगर 1/4 लिखे, 1/5 लिखे, 1/6 लिखे, तो आप कब समझेंगे कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं 56 फॉर्मूला, मतलब 56 लिखिए, और जो बाद वाला जैसे 1/5 है तो नीचे 5 लिखिए, 56 लिखिए। अगर 1/6 का निकालना है तो नीचे ये आपका 6 लिखिए, ठीक है। तो इससे करके आप डिवाइड कीजिएगा तो आप पाएंगे कि यहाँ हो रहा है 11.2 डिग्री, यहाँ हो रहा है आपका 9 डिग्री, और यहाँ 9 डिग्री। और अगर मान लीजिए 1/4 होता तो 1/4 में आपका हो जाता 14 डिग्री। तो आप खुद बताइए भाई, 14 डिग्री ज्यादा इंक्लाइन है ना, उसके कम है 11 डिग्री, उससे और कम है 9 डिग्री, तो आपका 1/4 ज्यादा इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है।
तो 1/4 से ज्यादा वाला में हम इसको नहीं चला सकते, लिमिटेशन से, भाई इससे ज्यादा हम चला ही नहीं सकते। हमारा आइडियल ग्रेडियंट होता है 1/6 अगर बोडेनफिलर मेथड हम चला रहे हैं तो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप इंक्लाइन गैलरी में ट्रेवल कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप 6 मीटर ट्रेवल किए, तो जाके आप 1 मीटर का डेप्थ कवर करते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं 1/6, जो उसका ग्रेडियंट है 1/6 है। ओके, इसका डेप्थ बहुत ज्यादा लार्गर डेप्थ में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हजार्डस जगह पे आपका कोल बम्स वगैरह होने का, स्पॉन्टेनियसिटी होने का, या कोयला कमजोर होता है, उस जगह पे इसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब आते हैं बाबू लॉन्गवाल पे। तो लॉन्गवाल में आपको फोटो दिखा रहे हैं हम आपको। फोटो में आप देखिए, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। सपोर्ट जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आपका पावर सपोर्ट। क्या बोलते हैं, लॉन्गवाल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पावर सपोर्ट का। पावर सपोर्ट का वजन लेने का कैपेसिटी होता है 800 टन तक। 800 टन तक जनरली रेंज जो होता है वो 300 से 800 टन तक का रेंज होता है, मतलब 300 से 800 टन तक का वजन उठा सकता है। और इसके नीचे में आप पूरी तरह से सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, कि चिपका हुआ खड़ा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं नीचे रहेंगे तो आप। और ये जो आपका ड्रम सीयरर है, कोयला काटता है, जो अब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट का ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे पावर सपोर्ट लगाते हैं। अब ये जो वाइब्रेशन से कोयला काट रहा है, इसको बोलते हैं ड्रम सीयरर। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं ड्रम सीयरर। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं आपके अपर वाला, फ्रंट वाला, और एक होता है बैक वाला, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ एक बार फिक्स किया जाता है कि उधर से इधर आएगा, उसके बाद फिर खोल के असेंबली को उधर ले जाकर फिर फिट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, अगर एक साइड से आ रहा है सिर्फ एक ही साइड से, तो इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल, और अगर दोनों साइड से आ रहा है तो हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है ना। ओके, चलिए, इसका जो हाइट होता है, इसका जो गैलरी का फेस का साइज होता है, फेस का लंबाई होता है, जनरली 60 मीटर तक हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये दिख रहा है AFC, ये क्या है, AFC है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर है। इसी के अंदर ये जो ड्रम सीयरर है पूरा का पूरा असेंबली रोटेट करता है इसमें, और यहाँ पे तो कन्वेयर बेल्ट भी लगा रहता है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, एक बेसिक आपको ये चीजें समझ में आई। अब हम समझते हैं आगे कैसे शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एक तरह से लॉन्गवाल एडवांसिंग का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जहाँ पे फेस है, ठीक है, फेस के आगे में कुछ आगे तक हम रास्ता को निकाल के रखते हैं, या गैलरी को आगे तक बढ़ा के रखते हैं। जितना आगे बढ़ा के रखते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। 8 से 10 मीटर तक निकाल के रखते हैं आगे तक, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल्स बोलते हैं, स्टेबल्स। और दोनों साइड में रोड होता है, दोनों साइड में क्या होता है, हॉल रोड होता है, हॉल रोड कह रहे हैं, सॉरी, हॉलेज रोडवेज होता है, दोनों साइड में हॉलेज रोडवेज होता है ना। एक को बोलते हैं मेन गेट, एक को बोलते हैं टेल गेट, ठीक है। जस्ट सेकंड, मैं आपको बता देना उसमें है क्या फोटो, चलिए फोटो, चलिए आपको बता। देखिए, मेन गेट का मतलब क्या होता है। मेन गेट आप माइनिंग क्यों कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कोयला निकालने के लिए, तो मेन गेट से जो कोयला है उसका सप्लाई किया जाएगा। मेन गेट से क्या सप्लाई किया जाएगा, जो कोयला है वो सप्लाई किया जाएगा मेन गेट से, ठीक है। और जो टेल गेट है, इससे हम क्या सप्लाई करेंगे, इससे मटेरियल सप्लाई करेंगे, जैसे बालू हो गया, गिट्टी हो गया, सपोर्ट मटेरियल हो गया, ये सब हम सप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको सप्लाई गेट भी बोलते हैं, टेल गेट भी बोलते हैं। मेन गेट को मदर गेट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मेन मिनरल है हमारा वो यहीं से सप्लाई होता है, और मेन गेट से ही हमारा इंटेक रास्ता रहेगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। और टेल गेट से ही हमारा रिटर्न रास्ता रहेगा, ठीक है, जहां से कोयला आ रहा है वो हमारा इंटेक रास्ता हो जाएगा, है ना। टेल गेट आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न रास्ता हो जाएगा। स्टेबल क्या होता है, जो हम फेस को थोड़ा आगे तक बढ़ा के रखते हैं वो स्टेबल हो जाता है लॉन्गवाल में। इसको हम 8 से 10 मीटर तक जनरली बढ़ा के रखते हैं। इसके बाद एक बोलता है बटक। बटक क्या होता है, तो जो साइड में जहाँ पे कट लगाएंगे, पहले कोयला लगाने के लिए, मशीन लगाने के लिए साइड में थोड़ा सा हमको कट करना पड़ता है, इसको बोलते हैं बटक, है ना, तो बटक बोलते हैं ना। इसके बाद आपका सपोर्ट जो है वो हम लोग जनरली पावर सपोर्ट लगाते हैं, है ना, ठीक है। उसका बीच में हम लोग को यहाँ पे पिलर छोड़ना पड़ता है, उसके बाद फिर उसके आगे हम फिर से लॉन्ग वाल फेस लगा सकते हैं, ऐसा कर करके बहुत सारे मल्टीपल फेस लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ओके। अब लॉन्ग वाल जो है वो दो तरह के होते हैं। लॉन्ग वाल आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉन्ग वाल एडवांसिंग, एक होता है लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग। अब देखिए, मान के चलिए यहाँ से हमारा कोयला स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और हम यहाँ लगा दिए हैं, और धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा जो माइन का बाउंड्री है, माइन का जो बाउंड्री है वो आपका कुछ इधर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग वाल एडवांसिंग। क्या बोलते हैं, लॉन्ग वाल एडवांसिंग बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग वाल एडवांसिंग बोलते हैं जैसे हम कोयला आगे बढ़ते जाते, या तो पीछे का हम केव कर देंगे, बंद कर देंगे, जैसे कि तैसे मटेरियल गिरेगा ऑटोमेटिक भर जाएगा, या तो हम इसको सैंड स्टोइंग या जो आपका रॉक फिलिंग होता है वो डाल के इसको पूरा पैक कर देंगे, ठीक है ना। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम पैक करते हैं, अगर
हाई वॉल क्या सॉरी, जो आपका मेन गेट या टेल गेट है, यहाँ पे हम साइड में छोटे छोटे पिलर छोड़ते जाते हैं, या फिर छोटे छोटे हम कुछ पिलर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है, या ऐसे करके दीवार बना देते हैं, और इस दीवार के बीच में ये पूरा जो एरिया है गथनी कर देंगे या कुछ ऐसा फेंसिंग कर देंगे, और ये एरिया को पूरी तरह से भर देंगे। क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से हम भर देंगे। भरने के बाद पूरा उसको छत तक सटा देंगे, तो एक दीवार की तरह बन जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पैक वॉल। क्या बोलते हैं इसको पैक वॉल बोलते हैं बाबू, ठीक है, पैक वॉल बोलते हैं। पैक वॉल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, पैक वॉल लॉन्ग वॉल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपके लिए जरूरी है, ठीक। अब देखिए लॉन्ग वॉल मशीन यहाँ पे चल रही है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल एडवांसिंग। यही वाला अगर माइन बाउंड्री से हम धीरे धीरे, अगर मान लीजिए माइन बाउंड्री हमारा इस साइड में है, और माइन बाउंड्री में अगर हम मशीन लगाए होते, और माइन बाउंड्री से हम अगर अपना फेस की तरफ आ रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग। क्या बोलते हैं, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए हो गया, क्लियर है। यहाँ पर देखिए इस टाइप के फेस भी होते हैं। ये है इसी तरफ सेल्फ एडवांसिंग हाइड्रोलिक रॉक सपोर्ट होता है, जिसको हम लोग पावर सपोर्ट बोलते हैं। धीरे धीरे खुद ब खुद आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे फेस आगे बढ़ता है, एक एक करके हम सबको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। 8-10 मीटर के आगे आगे करके शिफ्ट कर सकते हैं, और पोल हम इस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। हम अगर चाहे बेल्ट कन्वेयर भी जनरली लगाते हैं मेन गेट में, जो हमारा होता है मेन जो रास्ता होता है, उसमें हम लोग कन्वेयर बेल्ट लगाते हैं कोयला को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो ये लॉन्ग वाल था, लॉन्ग वाल ऐसे काम करता है, आपको समझ में आ गया। लॉन्ग वाल का हम लोग एप्लीकेबिलिटी पढ़ लेते हैं, एप्लीकेबल कब होगा। सीम का थिकनेस 6 मीटर से ज्यादा अगर रहेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि देखो यार ये मशीन जो है, इतना महंगा मशीन लगा रहे हैं, तो कोयला का हमारा लेयर जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जनरली 4.5 मीटर से ऊपर रहता है तभी प्रॉफिटेबल है, बट 6 मीटर तक अगर रहेगा तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेडियंट की बात करें तो 0 से लेकर के 90 डिग्री तक अगर सीम ग्रेडियंट हो, ठीक है, 0 से लेकर के अगर 90 डिग्री तक सीम का ग्रेडियंट हो, तब हम जाके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 90 डिग्री पता है कितना हो गया, मतलब लगभग कब समझिए कि जैसे 62 डिग्री तक या 0.62 डिग्री तक से लेकर के पूरा, मतलब फ्लैट से लेकर के 90 डिग्री तक भी अगर रहेगा तो भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीम का, फेस का नहीं रहेगा ग्रेडियंट होता, फेस तो हमको धीरे धीरे स्टेबल ही लेके जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ग्रेडियंट हम ज्यादा रख सकते हैं। हार्ड से लेकर मीडियम कोल तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोर हमारा मजबूत होना चाहिए, मीडियम अगर हार्ड रहेगा, रूफ अगर हमारा मीडियम हार्ड रहेगा तो चलेगा, लेकिन फ्लोर मजबूत होना चाहिए। इतना बड़ा मशीन लगा रहे हैं, कन्वेयर बैठा रहे हैं, है ना। इसके बाद जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वगैरह कम होना चाहिए, क्योंकि ये अलग हम कर नहीं सकते, इसमें पूरा पूरी काटते जाता है सीयर, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, अनसूटेबल है सॉफ्ट और फ्लाइबल रॉक के लिए। सॉफ्ट रॉक या फ्लाइबल रॉक है तो उसके लिए हमारा अनसूटेबल है। वीक अगर हमारा रूफ है, फ्लोर कंडीशन है, रूफ कंडीशन है, तो हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अनसूटेबल इरेगुलर टाइप का कोल सीम है, यहाँ पाया गया कोयला, फिर बीच में पत्थर है तो हमको पत्थर भी काटना पड़ेगा, फिर आगे कोयला है, फिर कोयला काटना पड़ेगा, तो बार बार हमको चेंज करने पड़ेंगे, फ्लक्चुएशंस करने। चलो डेप्थ के लिए ठीक है हमारा, ठीक है, ओके ओके। अब समझिएगा, देखो लॉन्ग वॉल में तो मैंने आपको बताया कि भाई लॉन्ग वॉल जो है वो कुछ इस तरीके का मेथड है, इस टाइप का मेथड आपको दिखाया। अब एक बार कल्पना करो कि ये वाला मशीन को हटा दें, ये वाला मशीन को भी हटा दें, पावर सपोर्ट मान लीजिए रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे होल करें लंबा लंबा दीवार में, है ना, हम मशीन से नहीं काटे बल्कि होल करें। होल करने के बाद एक बार में पूरा लंबा जो फेस है हमारा वो ब्लास्ट करें, 60 मीटर का पूरा फेस हम ब्लास्ट करें। क्या हम इसको लॉन्ग वॉल माइनिंग कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे बाबू, बिल्कुल कहेंगे। एक होता है हमारा साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना, एक आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। साइक्लिक मतलब ये हो गया कि एक शिफ्ट में हमारा ये मशीन में आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, करते 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 पूरा काट रहा है। और एक होता है जिसमें हम एक बार ड्रिलिंग कर रहे हैं, शिफ्ट के बीच में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उसका शिफ्ट इंड तक उसको लोडर से या कंटिन्यूस माइनर से या कोई भी मशीन से उठा रहे हैं, है ना। तो अगर ये मशीन नहीं भी रहता तब भी इसको लॉन्ग वॉल कहते हैं। लॉन्ग वॉल हम इस मशीन के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इस सीयरर के लिए नहीं कह रहे हैं कि इसमें सीयरर लगा है तो हम ये लॉन्ग वॉल कहेंगे, या एएफसी लगा हुआ है तो हम लॉन्ग वॉल कहेंगे, ठीक है। हम लॉन्ग वॉल तब कहेंगे जो फेस की लंबाई इतनी हो। अब इसको मैं समझाता हूँ, फिर से समझिएगा। मान लीजिए ये जो आपको दिख रहा है, अच्छा से दिखाता हूँ, देखिए ये जो आपको फोटो दिख रहा है, इसमें यहाँ पे मशीन दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इस मशीन को गायब कर दें तो क्या ये लॉन्ग वॉल नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, ढांचा स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा। साइड साइड में आपके मेन गेट, टेल गेट रहेंगे, थोड़ा
आगे तक जो बढ़ा के रखते हैं, हल्का आगे हमको बढ़ा के रखना पड़ेगा कट के लिए, कट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड से ड्रिल कर करके ब्लास्ट करते जाएंगे और उसको उठाते जाएंगे। हम लॉन्ग वाल कह रहे हैं इसके लंबे फेस के लिए, लंबा फेस है, लंबा फेस है, 60-60 मीटर का लंबा फेस है, इसीलिए इसको लॉन्ग वाल कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे कि इसमें सीयरर लगा हुआ है। लॉन्ग वाल हमारा पहले जो कन्वेंशनल मेथड था लॉन्ग वाल में, उसमें बिना मशीन का भी चला है, मतलब बिना सीयरर का भी चला है, और उसको भी लॉन्ग वाल बोला गया। जब डीजे देशमुख साहब की किताब पढ़ोगे आप तो आपको मिलेगा उसमें, ठीक है। तो ये वाला कंफ्यूजन मत रखना कि सिर्फ सीयरर रहेगा तभी हम लॉन्ग वाल कहेंगे। अगर सीयरर नहीं भी है, हमारी लंबाई जो फेस की लंबाई है और जो फेस का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम इसको लॉन्ग वाल कहते हैं, ठीक है। अब तो एडवांस हो गया है कि लॉन्ग वाल में आजकल ये कॉमन हो गया है कि इसको हम इस्तेमाल करने लगे, ठीक। यहाँ तो हो गया, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट वाल क्या होता है बाबू। देखो लॉन्ग वाल जैसा ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे बैरियर में काट के बांटते हैं, मतलब हम आपको समझाते हैं। ये जो लॉन्ग वाल है ना, इस लॉन्ग वाल में हम ऐसा करते हैं कि बीच में हम एक पिलर छोड़ दिए हैं, ठीक। फिर हम बीच में यहाँ पे एक पिलर छोड़ दिए हैं, ठीक। और हमारा छोटा छोटा पोर्शन आगे बढ़ रहा है, छोटा छोटा पोर्शन आगे बढ़ रहा है, जिसको हम लॉन्ग वाल नहीं कहेंगे, इसको शॉर्ट वाल कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम शॉर्ट वाल कहेंगे। फिर हमारे ये लॉन्ग वाल कहलाने का अधिकार नहीं रखता है, ठीक। इसको हम लोग शॉर्ट वाल कहेंगे, ओके। छोटे छोटे फेस लेके हम लोग इसको चलेंगे, है ना। सीम थिकनेस भी हमारा कम रहेगा, और छोटे छोटे फेस को लेके साथ 10 मीटर का 7-10 मीटर का फेस हम आगे बढ़ाते हुए 10 मीटर 12 मीटर, यहाँ हम कहाँ बता रहे थे 60 मीटर, आज यहाँ हम बता रहे हैं 5 से 7 मीटर 10 मीटर तक का फेस आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये जो पोर्शन है इसको बस बांट देंगे, बीच में हमारा पिलर छोड़ देंगे, फिर बीच में हमारा पिलर छोड़ देंगे, तो हमारा एक तो ये हो गया शॉर्ट वाल, एक तो ये हो गया शॉर्ट वाल, एक तो ये हो गया शॉर्ट वाल, इसीलिए इसको शॉर्ट वाल कहते हैं, ठीक है। बाकी मेन गेट, टेल गेट, ये सब इस्तेमाल सेम होगा, ठीक है, सब सेम होगा बाबू, है ना। तो ये भी हमारा जो कोल ब्लॉक होता है ना, छोटे कोल ब्लॉक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है कि बीच में यहाँ पत्थर पाया गया, बीच में एक पोर्शन है जब पत्थर पाया गया, तो हम उस पत्थर को छोड़ देंगे, हम उसी को दीवार बना देंगे, उसके आगे का कोयला काट लेंगे, फिर पत्थर को छोड़ देंगे, ऐसे कर करके आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमारा सुविधा ये होता है कि हमारा छटनी करना आसान हो जाता है। पूरा फेस में अगर कोयला ना हो करके, पूरा फेस में अगर कहीं जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस निकल गया, कहीं रॉक निकल गया, तो हम ऐसा प्लानिंग करते हैं कि हमारा रॉक का जो लेयर है वो हमारा बीच बीच में बैरियर की तरह इस्तेमाल हो जाए, रॉक की मजबूती भी रह जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा, हमको काटना भी नहीं पड़ेगा। रॉक के लिए काटने के लिए हमको अलग से ड्रिलिंग करो, ब्लास्टिंग करो, है ना, क्योंकि यहाँ पे सीयरर तो लगेगा नहीं। शॉर्ट वाल में हम सीयरर जनरली नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब शॉर्ट वाल यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है वही फेस, ये है वही फेस, बस उसी फेस को हम लोग क्या किए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, बीच बीच में हमारा पिलर छोड़ दिया, ओके। चलिए शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल में एक डिफरेंस, यहाँ पे हम एक तुलनात्मक चार्ट लगा दिए हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। फेस की जो चौड़ाई होगी, ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग वाल में फेस की चौड़ाई बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। लार्ग ब्लॉक, ये कोल ब्लॉक की चौड़ाई है बाबू, ये फेस की चौड़ाई नहीं है। 100 से 300 मीटर जो है ना वो लार्ग कोल ब्लॉक की चौड़ाई है। फेस की चौड़ाई आपका 60 मीटर है, ठीक है। फेस की लंबाई, सॉरी लेंथ ऑफ द फेस आपका 60 मीटर है, ठीक है। कोल ब्लॉक की आपकी लंबाई बता रहा है 100 से 300 मीटर, है ना। इसके बाद इसमें नैरोअर रहेगा, पतला रहेगा, इमीडिएट मेथड, इंटरमीडिएट मेथड रहेगा। इसमें ब्लॉक का लेंथ इसमें ज्यादा होगा कोल ब्लॉक का, इसमें शॉर्टर कोल ब्लॉक को यूज करेंगे, ठीक है। इसमें सीयरर वगैरह इस्तेमाल करेंगे, इसमें सीयरर वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल मेथड कहलाएगा, ये आपका अदर मेथड कहलाएगा, बस यही है और कुछ नहीं है बाबू। तो इतना घबराने का नहीं इसको लेके। देखो इसमें सीयरर यूज कर रहे हैं, इसमें हम लोग जनरली कोई मशीन या कोई लोडर, कोई लोडर टाइप का कुछ भी घुसा दे रहे हैं जिससे कोयला निकाल दे रहे हैं, है ना। तो शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल में एकदम कंफ्यूज नहीं होने का बेड़ो। लॉन्ग वाल आपका लंबा लंबा फेस है, सीयरर लगा दिए, या सीयरर नहीं भी लगा तो एक बार में पूरा ब्लास्ट कर रहा है, पूरा फेस एक बार में तोड़ रहा है। शॉर्ट वाल में क्या, बीच में पिलर छोड़ दिए हैं, हमारा बीच में पत्थर आ जा रहा है या कुछ आ जा रहा है उसके लिए, ठीक है। तो यही वाला है सिंपल शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल का। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। बाकी साइड में टेल रूट गेट, मेन गेट वगैरह वगैरह सब वही रहेगा, ठीक है, ओके। ये हो गया, ठीक है। अब एक बार एप्लीकेबिलिटी कंडीशन पढ़ लेते हैं शॉर्ट वाल का भी, ठीक है। शॉर्ट वाल का ऐसा है कि जो स्टीप डीपिंग है ना, सीम का डीपिंग है वो आपका 100 से 250 के बीच होना चाहिए, है ना। आपका जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा, जो सीम है, जो कोयला का सीम है बहुत ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए कुल मिला करके। कोल का स्ट्रेंथ हमारा 200 से 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको हमको पिलर छोड़ना है ना बाबू, तो पिलर का मजबूती भी होना चाहिए ना। उसमें तो पूरा काट ले रहे थे, इसमें हमको छोड़ना है।
सीम अगर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है तो फिर हमारे बीच बीच में पिलर छूट नहीं पाएगा। तो बहुत ज्यादा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के साथ नहीं, हल्का फुल्का जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या जिसमें हम पिलर छोड़ सकते हैं चलेगा। मल्टी सिम ऑपरेशन है, बार बार हमको करना पड़ता है, ठीक है। थिक सिम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं 5 से 15 मीटर तक के लिए। रूफ शुड भी कैपेबल होना चाहिए, जनरली हम लोग केबिंग करते हैं इसमें, है ना। स्ट्रॉन्ग फ्लोर होना चाहिए। डेप्थ हम 500 मीटर तक का डेप्थ में हम इसका माइनिंग कर सकते हैं, ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो शॉर्ट वाल का बस मतलब देख लिए, फोटो देख लिए, आपको आइडिया लग गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जेंको-वाइस मेथड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जेंको-वाइस मेथड पे। तो देखो जेंको-वाइस मेथड का ना, पहले तो आप फोटो देखो यार, ठीक है। फोटो देखने से आपको कुछ समझ में आ रहा है? चलिए कोई नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जेंको-वाइस मेथड को ना एक और नाम दिया गया है, इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड। अगर आप डीजे वाली किताब पढ़े होंगे तो डीजे में इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड उसको कहा गया है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है इसमें माइनिंग, जस्ट से। चलिए इसको, ये फोटो को समझाने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, फिर फोटो पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो को थोड़ा सा दिमाग में देख लिए फोटो को, है ना। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, सिंपल समझाता हूँ। जस्ट सेकंड। ये सब चीज ना बड़ा दिमाग खाएगा आपका, है ना। अगर ये सब चीज आप खुद से जाओगे पढ़ने ना तो आपका दिमाग का दही पड़ा हो जाएगा, ठीक है। मेरा हुआ है ना बाबू, हम भी तो विद्यार्थी थे, जब पढ़ते पढ़ते हो गया है तो इसलिए हमको समझ में आने लगा है। चलिए बताते हैं जेंको-वाइस मेथड। जेंको-वाइस मेथड फोटो दिखाएंगे, पहले आप समझिए मेरी बातों को। जेंको-वाइस मेथड को सबसे पहले पोलैंड में इस्तेमाल किया गया था। ये भारतीय मेथड नहीं है, ये बल्कि पोलैंड में इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है। आज भी भारत में बहुत ही रेयरली कहीं इस्तेमाल होता है, अभी तो किताबों में इसका जिक्र भी नहीं है। जनरली ये पोलैंड में इस्तेमाल किया गया है, और पहली बार भी पोलैंड में इस्तेमाल किया गया है, और अभी भी पोलैंड में ही बहुत ज्यादा इसका कल्चर है, जिसको बोलते हैं जेंको-वाइस मेथड। इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है? इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड। इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड। और ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, कभी पूछेगा इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड का दूसरा नाम क्या है, एक तो नाम दे देगा जेंको-वाइस मेथड। तो आप देखेंगे जेंको-वाइस ना तो उसको छोड़ देंगे, ये क्या है यार, ये तो अटपटा लग रहा है। जो अच्छा लगेगा, जो सुनने में मजा आएगा कि हाँ इंक्लाइंड स्लाइसिंग का ना होना चाहिए सील्ड मेथड, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। सुन के लगेगा कि हाँ ये कान में बाइट ट्रैफिक, जैसे हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन बनाते थे ना, इंग्लिश का जो एमसीक्यू आता था उसको जब सॉल्व करते थे तो ग्रामर में बिठा के देखते थे, टू या फ्रॉम ऐसा बिठा के लाइन को पढ़ के देखते थे, जिसमें सूट कर गया उसको मार देते थे, हाँ यही होगा, लेकिन बोलता था उल्टा। तो इसी तरह यहाँ भी अटपटा लगे चाहे चटपटा लगे, इसका आंसर थोड़ा अलग ही है। जो टेक्निकल ज्ञान है वो टेक्निकल ज्ञान, उसमें तुक्का नहीं लगा सकता। अब इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए आप एक सरफेस पे खड़े हैं, सरफेस पे एक तो पेड़ लगा हुआ है, एक तो आदमी खड़ा है, यहाँ से एक साफ्ट आया है, साफ्ट का खुदाई किया गया है, ठीक। अभी जो साफ्ट है वो लोअर लेवल है, लोअर लेवल मतलब लेवल 1 कह सकते हैं आप, या लोअर लेवल कह लीजिए ना, सबसे नीचे वाला जो लेवल है लोअर लेवल। लोअर लेवल क्या है? बेसिकली एक हॉरिजॉन है, क्या है? हॉरिजॉन है, एक गैलरी है, ठीक है। ये गैलरी आया हुआ है, ओके। अब ये जो गैलरी आया हुआ है इसके ऊपर में कहीं माइनिंग चलता है, ये नीचे में गैलरी चल रहा है, उसके ऊपर में माइनिंग चल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर में हम कोल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कोल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कोल का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब इसका हमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, कोयला निकाल लिया, कोयला निकाल लिया भैया। अब निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस कोयला जो निकाल लिए हैं, इस कोयले वाले जगह को फिर से हम भर देंगे। किससे भरेंगे? रेत डाल के भर देंगे। व्हाइट डाल रहे हैं ना, इसको रेत डालना बोल रहे हैं, रेत डाल के भर देंगे, या हम आपका रॉक फिलिंग भर देंगे, या वेस्ट मटेरियल भर देंगे, भर के बराबर कर देंगे इसको पूरा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा दोनों साइड काम चलेगा, या दूसरे लेवल में भी काम चलेगा, सेम काम चलेगा, है ना। हमारा जब तक यहाँ फिलिंग का काम चल रहा है तब तक इधर मान लीजिए इस साइड में हम काम चलाने लगे, है ना। इस साइड में हम काम चला रहे हैं, इस साइड में एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, फिर हमारा इस साइड फिलिंग हो गया तो फिर हम इधर शिफ्ट करेंगे, फिर से यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के लिए लगा दिया, है ना, एक्सट्रैक्शन के लिए लगा दिया। फिर कोयला काटे, कोयला काटने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे, फिर उसके बाद कोयला काटेंगे, है ना, कोयला काटेंगे, फिर हम फिल करेंगे, फिर कोयला काटेंगे, फिर फिल करेंगे, फिर कोयला काटेंगे, फिर फिल करेंगे, ऐसे करते 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 हम एक लेवल से लेकर के अपर लेवल तक चले जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इंक्लाइंड
स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। और इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड, असेंडिंग ऑर्डर। जनरली ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको इसी को बोलते हैं जेनकोवाइस मेथड। अब ये आपको समझे, अब आप फोटो को फिर से देखिए, ठीक है, फोटो को फिर से देखिए, दिखा रहा हूँ आपको। अब ये फोटो को देखिएगा, इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि यार नीचे में कहीं पे तो गैलरी है, ये क्या है, ये कोई गैलरी है, ये लोअर लेवल हो गया। क्या हो गया, लोअर लेवल, जिसको हम हॉरिजॉन बोलते हैं। जूम कर दे, रुक जा, समझ गया, नहीं समझ में आ रहा, रुक जाओ, जूम करते हैं, ठीक है, हाँ हो गया। इसको इधर कर देते हैं, डिस्टर्बेंस हटा देते हैं। एक सेकंड, काला हो गया बस स्क्रीन, रुक जा, गलती से क्लिक हो गया बाबू, गलती से क्लिक हो गया, हाँ ठीक है, अब आ जाएगा, स्क्रीन दिख रहा है आपको, है ना। देखो बाबू, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो दिख रहा है, इसको नीचे वाला जो लेवल दिख रहा है आपको, ये वाला लेवल, इसको बोलते हैं लोअर लेवल, हॉरिजॉन बोलते हैं। इसका एक और नाम है ओम लेवल, क्या बोलते हैं इसको, ओम लेवल बोलते हैं, ओम लेवल। अभी बोलोगे ओम है, लेकिन 0 मीटर है, वो 0 मीटर लेवल है, हम लोग ओम लेवल में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो 0 मीटर लेवल कहते हैं लोअर लेवल, ओके। अब जब लोअर लेवल से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर का जो एक बना लिए हैं, उसका हम कोल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। कोल एक्सट्रैक्शन करने के बाद देखिए ये भर चुका है, ये वाला हिस्सा जो है ये भर चुका है, ठीक है, सैंड वैंड डाल के भर दिया। अब इसके ऊपर खड़ा होकर हम माइनिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर खड़ा होकर देखिए माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग करते जा रहा है, और देखिए पीछे से भरते जा रहा है, माइनिंग करते जा रहा है, पीछे से भरते जा रहा है। फिर ये काम हो जाएगा हमारा, फिर हम ऊपर में खड़ा होकर यहाँ माइनिंग करेंगे, फिर हम नीचे वाला भर देंगे, फिर इसके ऊपर खड़ा होकर यहाँ माइनिंग करेंगे, फिर इसको भर देंगे, फिर उसके ऊपर खड़ा होकर माइनिंग करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही चलता है हमारा। जनरली हम लोग हाइड्रोलिक सैंड स्टोइंग का इस्तेमाल करते हैं, बट हम लोग जो वेस्ट फिलिंग मटेरियल है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या हमारा सॉलिड वर्किंग फ्लोर हो जाता है, उसके ऊपर खड़ा होकर माइनिंग करते जाते हैं। तो ऐसे करते करते जो पूरा कोल आपका बचा हुआ है, इसको हम लोग उठा लेते हैं। जनरली इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड नाम क्यों पड़ा है बाबू, फिर क्योंकि जो कोल से भी इंक्लाइन रहते हैं ना, जनरली हम लोग उस जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो हमारा सीम थिकनेस अगर बहुत मोटा है ना, 10 मीटर तक का मोटाई वाला सीम अगर पाया जा रहा है, ठीक है, और सीम ऑफ डीप अगर बात करें तो बहुत ज्यादा डीपली इंक्लाइन है, कुछ इस टाइप के इंक्लाइन है, इरेगुलर बाउंड्रीज है ना, तब जाके इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। जेनकोवाइस मेथड का ये जनरली पोलैंड में इस्तेमाल होता है, भारत में होता भी नहीं, फिर भी आपके लिए नाम जरूरी है, ठीक है, ओके, समझ गए बाबू। चलिए एक एक मेथड को, चलिए जेनकोवाइस मेथड हो गया। जेनकोवाइस मेथड में जेनकोवाइस मेथड आपका समझ में आ गया, ओके, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग जेनकोवाइस के बाद लॉन्गवाल टॉप कोल केविंग मेथड। अब ये है कुछ नहीं, लॉन्गवाल टॉप कोल केविंग मेथड सुन के आपके पसीने उड़ गए होंगे, यार ये क्या है भाई, ये लॉन्गवाल तो हमने पढ़ा एडवांसिंग रिट्रीटिंग, ये क्या नया चीज आ गया है दुनिया में भाई। देखो यार ये तो सिंपल, इसको फोटो से ही समझो। लॉन्गवाल की आपका ये लगा हुआ है पावर सपोर्ट, ये पावर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका सीरर लगा हुआ है, सीरर दिखा रहा है ये, इधर आपका कोल माइनिंग चल रहा है, ठीक है। अब पीछे का जो एरिया है ना, पीछे का एरिया को अगर हम आगे बढ़ा देंगे तो पीछे का एरिया क्या होगा, गिर जाएगा नीचे। पीछे का जो कोयला ऊपर का परत है, पत्थर वत्थर है, वो नीचे गिर जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे फिलिंग हो जाएगा। फिलिंग का मतलब स्टोइंग हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के केविंग हो जाएगा, है ना। हमको इसके लिए अलग से बालू वालू भरना नहीं है, हम केविंग करते जा रहे हैं, तो इसी का बस नाम पड़ गया है लॉन्गवाल टॉप कोल केविंग मेथड। कुछ किताबों में इसको अलग से मेथड की तरफ बताया गया है, लेकिन है कुछ नहीं भाई, है बस यही है कि लॉन्गवाल फेस आगे बढ़ते जाएगा और पीछे का हम छोड़ देंगे, पीछे ऑटोमेटिकली केव होके गिर जाएगा। जो पत्थर वत्थर है जहाँ पे कमजोर होता है हमारा, उस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां पे लॉन्गवाल टॉप कोल केविंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, एकदम घबराना नहीं है इसमें, है ना। चलिए बात है अगला मेथड। अगला मेथड है कमूरा माइनिंग। अगला मेथड है कमूरा माइनिंग, ठीक है। थोड़ा अटपटा है ये, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट भी आपके लिए सुदाम डी कोलियरी जो है, बहुत सीखने वाला जगह यार। बीसीसीएल का एक माइंस है, इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजिया विकसित किया गया है, बहुत टेक्नोलॉजिया है, ठीक है। चलिए कमूरा माइनिंग का फोटो देखते हैं, फोटो होगा तो समझने ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये रहा आपका फोटो, ये डायग्राम, इसका फोटो भी नहीं मिला कहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, डोंट वरी, हम है ना, टेंशन नहीं लेनी। देखिए दो चार बात पहले नोट कीजिए। देखिए बीसीसीएल का सुदाम डी कोलियरी में, है ना, सुदाम डी कोलियरी में इसको पहली बार इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। बीसीसीएल का सुदाम डी कोलियरी में इसका इस्तेमाल किया गया था।
इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं बाबू, कमोरा माइनिंग को तो थीक सिम में इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, थीक सिम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहाँ किया गया पहली बार, बीसीसीएल का सुदाम कोलियरी में किया गया था। ठीक है, पहली बार इसको प्रैक्टिस किया गया था। ओके, चलिए अब इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग बेसिकली लोअर लेवल से अपर लेवल तक हम लोग मेथड रूम बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, लोअर लेवल से अपर लेवल तक रूम बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली बोर्ड एंड पिलर मेथड ही, कुछ अलग नहीं है, बोर्ड एंड पिलर मेथड पे ही आधारित है। इसमें कोल सीम जो होता है, जिसका निचला जो फ्लोर होता है, ठीक है ना, फ्लोर पर हम गैलरी बनाते जाते हैं। फुल फ्लोर पे मान लीजिए गैलरी बना लिए, गैलरी बनाते जा रहे हैं, लेवल बनाते जा रहे हैं, और डीप राइज पोजीशन में एक गैलरी से दूसरे गैलरी का एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन है ना, कि 18 मीटर की दूरी एक गैलरी से दूसरे गैलरी का होना चाहिए, है ना। और डीप राइज में एक दूसरे को के बीच में गैलरी जो है वो आपका 5 से 5 मीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, और इसमें हम लोग पीक माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। रुक जाओ जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मेरे को 10 सेकंड का समय दीजिए। 10 सेकंड का समय दीजिए बाबू। देखो बाबू, जो चचा कर रहे हैं ना, चचा जो बत्ती टांग के कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं पता है, ये पीक माइनिंग कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीक माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, पीक माइनिंग, पीक माइनिंग के हथियार क्या होता है, पीक माइनिंग के हथियार होते हैं गैता और फावड़ा। ठीक है, गैता फावड़ा। ये ऐसा नहीं कमोरा माइनिंग कुछ एकदम बहुत एडवांस माइनिंग है, नहीं भैया, बहुत बेकार माइनिंग है ये, है ना, ये बहुत बेकार माइनिंग है। मतलब जब आपका कोल बहुत सॉफ्ट होता है या फ्राइबल होता है, तो उस केस में हम वहां पे ड्रिलिंग करेंगे ना, तो ड्रिल करते करते पूरा गिर जाएगा फेस। ठीक है, ड्रिलिंग करते करते गिर जाएगा, इतना कमजोर होगा बाबू। तो हम क्या करेंगे भाई, ड्रिलिंग तो कर नहीं सकते, हम कोई मशीन लगा दे क्या, कोई मशीन लगा देते हैं। ठीक है, मशीन लगा के जब मशीन यहाँ पे आएगा ना, तो वाइब्रेशन से ही सब टूट टाट के गिरना चालू हो जाएगा। चलो और दिक्कत है, अब क्या करें यार। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर थोड़ा सा मीडियम हार्ड कहीं कहीं मिल रहा है, कोयला का भी हार्डनेस चेंज होता रहता है, अगर कहीं कहीं मीडियम हार्ड मिल रहा है तो हम उसको ड्रिल कर देते हैं हैंड ड्रिल मशीन से। हैंड ड्रिल मशीन जैसे 100 SDL है या LSD, उसकी तुलना में थोड़ा कम वाइब्रेशन करती है, SDL की तुलना में, उस कंटिन्यूस वाइब्रेशन की तुलना में कम वाइब्रेशन करती है। ठीक है, और हम उसको सिंगल वाला या 3 आदमी मिलके वाला ड्रिल मार के उसको होल कर देते हैं, और होल करके ब्लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्लास्ट करेंगे तो दूर चले जाएंगे, और ब्लास्ट करेंगे तो जो एरिया गिरेगा फिर उसको हम लोग उठा लेंगे गैता से, फावड़ा से, है ना, क्योंकि वो बहुत ही सकरे जगह पे रहता है, बहुत ही अटपटांग जगह पे, उटपटांग जहाँ जाया नहीं जा सकता है, वो सब जगह पे जनरली रहता है। इसको बोलते हैं पिक माइनिंग। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये है पिक माइनिंग, कमोरा माइनिंग को पिक माइनिंग भी बोलते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये कमोरा माइनिंग का ही उदाहरण समझ सकते हैं आप, कमोरा माइनिंग का ही एक उदाहरण समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है कमोरा माइनिंग का ही समझिए एक एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये फोटो देखते जाइए, खाली हम आपको फोटो दिखा रहे हैं, ये फोटो देखिएगा। नहीं ये सब फोटो नहीं है बाबू, ये सब फोटो नहीं, जो हम आपको दिखाएंगे वही वाला फोटो है ना, तो वही सब फोटो है। ठीक है, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो, ठीक है, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो। ओके, तो ये सब जो देख रहे हैं, ये सावल और फावड़ास का इस्तेमाल करके कमोरा माइनिंग किया जाता है, जो कि पहली बार सुदाम कोलियरी में एक्सपीरियंस किया गया था। और इसमें क्या होता है, इसमें एक खास पैटर्न होता है। इसमें मान लीजिए कोल सीम का आपका इंक्लाइनेशन जैसे भी है, पहले तो जो डीप राइज गैलरी होगा उस दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो 18 मीटर होगी, ये फिक्स है। ठीक है, 18 मीटर का डीप राइज के बीच की गैलरी की दूरी हो जाएगी, है ना। इसके बाद अब इन दोनों के बीच में भी हमको गैलरी बनाना रहता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैलरी होगा, इसका जो दूरी होगा वो 5.5 मीटर होगा। डाटा याद करने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग कम दूरी पे ऐसे गैलरी वगैरह बनाते हैं, और इसमें बहुत हेविली सपोर्ट करना पड़ता है, हेविली सपोर्ट करना पड़ता है। इसमें हमको बहुत सारे प्रॉप लगाने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे चौक लगाने पड़ते हैं, है ना। ये कन्वेंशनल टाइप के सपोर्ट लगाते हैं, रूफ बोल्टिंग वगैरह लगा नहीं सकते, वहां ले जा नहीं सकते, सकरा जगह होता है, फेस का हाइट बहुत कम होता है। ठीक है, इवन कभी कभी इतना होता है 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर वाली जगह पे हमको माइनिंग करना पड़ता है ना। वैसा वैसा जगह पे जहाँ पे बहुत ही कम कोयला है ना, उसके बाद पत्थर मिल जाता है। ठीक है, तो वैसे वैसे जगह पे कोयला को निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कमोरा माइनिंग। हालांकि
डीजीएमएस अब इसको रिकमेंड नहीं करता है ना। वॉइड जो होगा उसको हम लोग सैंड स्टोइंग कर देंगे हाइड्रोलिकली। कूल अगर मीडियम हार्डनेस का है तो हम ब्लास्ट कर सकते हैं, नहीं तो ब्लास्ट नहीं करते, अवॉइड करते हैं ब्लास्ट। ठीक है, चलो बाबू ये समझ में आ गया। ओह माय गॉड, अब आते हैं टिपोंग माइनिंग। ये भी बड़ा विचित्र है, ये सब सुनेंगे ना तो इसको पढ़ने समझने में बड़ा तोता पड़ेगा। देखो टिपोंग माइनिंग भी बड़ा अजीब माइनिंग है, अजीबोगरीब माइनिंग है। ये बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर होता है या हाईली फोल्डेड होता है या फिर बहुत ज्यादा फॉल्ट होता है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टिपोंग बेसिकली क्या है, तो आसाम है, आसाम एक स्टेट है, आपको पता है। आसाम में एक नदी है जिसका नाम है टिपोंग रिवर। क्या नाम है उसका? टिपोंग रिवर नाम है। उस नदी के किनारे जो कोल फील्ड बसे हुए वो उसमें जनरली हम लोग टिपोंग माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, टिपोंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो ये कहाँ पड़ता है? आसाम में पड़ता है। कहाँ इस्तेमाल होता है टिपोंग मेथड का? आसाम में इस्तेमाल होता है। टिपोंग मेथड का आसाम में इस्तेमाल होता है। ठीक है, टिपोंग मेथड को आसाम में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एनईसी के माइंस में, कुछ माइंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब हम फोटो देखेंगे और मेथडोलॉजी समझेंगे। ठीक, ये देखिए, ये है आपका टिपोंग मेथड। टिपोंग मेथड में हम क्या करते हैं, जहां पर भी सॉफ्ट कोयला होता है वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका कमोरा माइनिंग था, बस एक चीज अलग है, इसमें पीक माइनिंग नहीं करते हैं, मतलब फावड़ा गैता लेके नहीं उड़ते हैं। बट बाकी जो चीजें हैं वो एकदम सेम है, एकदम सेम है। मतलब डीप राइस साइड में जो गैलरी होती है उसके बीच की जो दूरी होती है वो एक फिक्स दूरी होती है। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के बीच में हम गैलरी बनाते हैं कनेक्टेड करने के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको कोल ब्लॉक मिल गया तो उस कोल ब्लॉक में हम लोग हैंड ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ऊपर साइड में फनल बना देते हैं, ऊपर साइड में तोड़ ताड़ के फनल बना देते हैं। जब फनल बना देते हैं ऊपर का कोयला को तो टूट के गिरने लगता है नीचे। ठीक है, उसके बाद उसी को तोड़ते जाते हैं और इसी को टूट के गिरते जाता है तो उसको हम लोग उठा लेते हैं। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे छोटे जो मशीनरी है वहां पे हम लोग घुसा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, टिपोंग माइनिंग नहीं समझ में आया? चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं। ये देखिए, ये इसका टॉप व्यू है। ठीक है, फ्रंट व्यू वाला इमेज तो मिला ही नहीं कहीं, बट कोई बात नहीं। इसका टॉप व्यू है। इस टॉप व्यू में आपको मैं मोटा मोटी फिर समझा रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें जनरली हम लोग इसको जहाँ इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग फनल बनाते हैं। फनल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये कोलसिम आप दिख रहा है, ये वाला कोलसिम दिख रहा है। इस कोलसिम में उल्टा फ्लास्क बना देते हैं, वैसे करके गड्ढा बना देते हैं ऐसे करके। उससे क्या होता है, आसपास के जो लेयर होते हैं, चूंकि हम जानते हैं कोयला हमारा लेयर बाय लेयर पाया जाता है। अगर हम ऐसा करें, इस लेयर को तोड़ने के लिए अगर हम फनल बना दें, मतलब ऐसे करके अगर हम ब्लास्ट कर दें और इस हिस्सा को तोड़ दें तो हमारे जितना भी परत है वो ढीला हो जाएगा। अब हमको ये कोयला को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कोयला को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। अब फनल बना लिया, अब अगर हम इसमें ड्रिल करेंगे और ब्लास्ट करेंगे तो बहुत जल्दी टूटेगा, या तो हो सकता है कि फ्राइबल कोयला हो, फ्राइबल कोयला से वो ऑटोमेटिकली वो साइड का गिरता चला जाएगा। अगर हम झबली करेंगे, मतलब ड्रेसिंग करेंगे, तो ड्रेसिंग से ही हमारा बहुत सारा कोयला टूटता चला जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें ब्लास्टिंग हम लोग करते हैं, लेकिन फनल हमेशा बनाए रखते हैं। ठीक है, फनल हमेशा मेंटेन रखते हैं। ओके, चलिए तो टिपोंग मेथड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं बाबू? चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार। आप थोड़ा सा लग रहे होंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप कंफर्म हो जाएंगे कि मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हटाहट कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, सुदाम डी कोलियरी BCCL में इनमें से कौन से मेथड का इस्तेमाल किया गया था या पहली बार इस्तेमाल किया गया था भारत में? ठीक है, टिपोंग माइनिंग, भास्का माइनिंग, कमोरा माइनिंग, ठीक है, या जेंको वाइस मेथड। बताइए इनमें से कौन सा मेथड का सुदाम डी कोलियरी में BCCL में पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तीन बता रहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन से मेथड में हम पिक माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं? पिक माइनिंग यानी कि जो हम आपको बताया कि हाथ में गैता पकड़ते हैं, फावड़ा पकड़ते हैं, और फावड़ा गैता का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हालांकि ब्लास्टिंग भी करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं जब हमारा मीडियम हार्डनेस का रॉक या मीडियम हार्डनेस का कोयला मिलता है तभी। ठीक है, चलिए बताइएगा इनमें से कौन से मेथड में हम पिक माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सेम आंसर है, बिल्कुल सेम आंसर है। ठीक है, 3 है, बिल्कुल सेम है। कामोरा माइनिंग में ही हम लोग पिक माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसाम में इनमें से कौन सा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं? आसाम में इनमें से कौन सा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं? आसाम आसाम में एक नदी है ना, नदी का नाम बोलेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। चलिए बताइए, सब बताइए। टिपोंग बता रहे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। टिपोंग रिवर के किनारे बसा हुआ है, इसलिए हम लोग टिपोंग नाम दिया इसका, टिपोंग माइनिंग मेथड। इसका हम लोग इस्तेमाल आसाम में करते हैं। इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा ही कमोरा माइनिंग जैसा ही हमारा सब रहता है, बस इसमें हम फनल बना लेते हैं और फनल बनाने के बाद स्लॉट कटिंग करते हैं, रिंग होल भी ब्लास्टिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वैसे करके धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मेथड को इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड कहते हैं? इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड, इनमें से कौन से मेथड को कहते हैं? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, आपको आंसर देना है। कमोरा, जेंकोवाइस, टिपोंग, भास्का। बताइए इनमें से कौन से मेथड को इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड कहते हैं? इनमें से कौन से मेथड को इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड कहते हैं बाबू? बी बता रहे हैं सब, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, बहुत सही। इसका मैं बना के रखा हूँ क्वेश्चन, लेकिन प्रेजेंटेशन में रखा हूँ। प्रेजेंटेशन अभी डाउनलोड नहीं किया हूँ, अभी वो एडिट ही चल रहा है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। बट कोई नहीं, अगले क्लास में तो हम लोग सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे शुरू से लास्ट तक, है ना। आपको एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, मतलब आप समझ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन बना रहे हैं पीछे का, मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी कल हम लोग डीपली क्वेश्चन करेंगे इसका। माय गॉड, अब आते हैं भास्का मेथड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भास्का मेथड क्या होता है, भास्का मेथड के ऊपर में। बेसिकली ये ओल्ड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है, ये बहुत ही कन्वेंशनल है। ये भी कह सकते हैं तो आपका बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही है कुल मिलाकर के, है ना। ये बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही है ना। फ्लोर का गैलरी, इसमें आपका डीप वाइज गैलरी बनाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, को भी मैं समझा दूं। देखो, भास्का माइनिंग में एक पॉइंट और जोड़ना रह गया। भास्का माइनिंग में भी हम फनल का फॉर्मेशन करते हैं पहला, और इसमें भी हमको पीक माइनिंग करना पड़ता है। लेकिन कब? जब हमको वाइडनिंग ऑफ गैलरी करना है या हाइट बढ़ाना है तब। नॉर्मली हमारा एक बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही दिखता है, बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता है, ठीक। बोर्ड एंड पिलर मेथड ही हमारा इसको देखने में लगता है। लेवल हमारे डीप राइज है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस वगैरह सब वैसा ही रहता है। सेफ्टी प्रॉप वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। कुछ कुछ चीजें इसमें थोड़ा अलग करते हैं, ठीक, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट सेकंड, मैं कुछ कुछ चीजें पहले बताता हूँ, फिर हम बताते हैं। जस्ट सेकंड। इसमें हम क्या करेंगे, फनल बनाएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग इसमें पीक माइनिंग से हाइट बढ़ाएंगे। पीक माइनिंग से क्या करेंगे, हाइट बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसमें जो होल करेंगे ब्लास्टिंग के लिए, वो इनक्लाइंड होल करेंगे। कैसा होल करेंगे, इनक्लाइंड होल करेंगे, तिरछे होल करते हैं, ठीक है। तिरछे होल करेंगे तो हमारा जो फनल है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, और फनल के आसपास में ब्लास्ट होगा तो सही रहेगा हमारा, ठीक है ना। और ये बिल्कुल बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही है। बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही गैलरी होता है, इसमें पिलर होता है, वैसा का ही गैलरी, वैसा ही पैनल, सब कुछ होता है। बस इसमें है जब हम फनल बना के माइनिंग करने लगते हैं, फनल मतलब कि जो आपका कोल सीम है उसको बीच में से ऐसा करके कहीं से ब्लास्ट कर देंगे तो कट जाएगा, और कटने के बाद कुछ आपका कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ आपका ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा फेस। अगर आप नीचे से खड़ा होकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर में कहीं पे पूरा गड्ढा है, और उस गड्ढा से हो सकता है आपको लेयर भी दिखाई दे दे। ये कोल सीम का लेयर है, अलग अलग लेयर है, तो आपको लेयर भी दिखाई दे। तो ये फनल बना के हम काम करते हैं। अगला वाला जब हम ब्लास्टिंग करेंगे ना, तो इसी में इनक्लाइन होल मारेंगे। इसी में क्या करेंगे, इनक्लाइन होल मारेंगे। इनक्लाइन होल मारने से ये वाला जो फनल है और बड़ा हो जाएगा, और चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। वैसे करते 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 हम इनक्लाइन ब्लास्ट होल करके फनल बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जनरली हम लोग बढ़ते हैं, ओके। ऐसे करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। चलिए
इसमें हम लोग सेफ्टी प्रॉप लगाते हैं। सेफ्टी प्रॉप मतलब जब हमको ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करना है तो सेफ्टी प्रॉप लगाएंगे अलग, यहाँ पे जहाँ पे फेस है, फेस में हम लोग सेफ्टी प्रॉप लगाएंगे। जस्ट कट एंड फिल मेथड जैसे ही होता है, जैसे मेटल माइनिंग होता है, मेटल माइनिंग में कट एंड फिल मेथड बिल्कुल वैसा ही होता है, इसमें वैसा ही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने फनल वगैरह बना लिया, हमारा जो गैलरी वो 3 मीटर का हो चुका है, तो अब अगर हम हाइट बढ़ाना चाहें तो हाइट बढ़ाने के लिए हम लोग पिक माइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोयला चाकी सॉफ्ट होता है, कहीं कहीं जहाँ जहाँ सॉफ्ट है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, पिक माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, फावड़ा गईता से काट के उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हाइट बढ़ा सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही है, बस इसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती है, कुछ चीजें ऐड हो जाती है, इसीलिए इसका अलग से नाम दे दिया गया है। क्योंकि हम लोग भसका देते हैं फेस की हाइट को, इसीलिए इसका भसका नाम पड़ गया, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या होता है बाबू, इंक्लाइंड होल से हम ब्लास्ट करते हैं, फनल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फोटो यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा कर लीजिएगा, एआई है उल्टा दिया है, ये साइड में नहीं है, मैं आपका फ्लोर में होल नहीं है बल्कि रूफ में होल है, ठीक है। उसके बाद आपका बाकी ये सब पता नहीं कैसे बना दिया है, मतलब कुल मिलाकर के बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही है। इसमें हम लोग सेफ्टी प्रॉप लगा लेते हैं, उसके बाद होल करते हैं, फनल का फॉर्मेशन करते हैं, और पीक माइनिंग से हम लोग हाइट बढ़ाते हैं, बस और कुछ ही नहीं अलग इसमें, ठीक है। और इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बाकी पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट अ सेकंड बाबू, जस्ट अ सेकंड, देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन कराता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपका पीछे का चीज ना धुंधला होते जा रहा है, कंफ्यूज होते जा रहा है। तो रुक जाओ। मेथड ऑफ माइनिंग को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है सरफेस माइनिंग, होता है अंडरग्राउंड माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग में एक होता है फंडामेंटल, एक होता है अदर मेथड। फंडामेंटल में बोर्ड एंड पिलर मेथड होता है, इसमें हमारा 2 स्टेज होता है, डेवलपमेंट, डिप्लरिंग। लॉन्ग वाल मेथड होता है, इसमें 2 स्टेज होता है या 2 टाइप होता है, लॉन्ग वाल एडवांसिंग, लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग, ठीक है। अदर मेथड में हम लोग पढ़ेंगे रूम एंड पिलर, शॉर्ट वाल, जेनको वाइज, कमोरा, टिपोंग, भास्का, वोंगा विली, ठीक है। तो आप इसमें सभी क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसमें से अभी आप शॉर्ट वाल माइनिंग पढ़ चुके हैं, जेनको वाइज मेथड पढ़ चुके हैं, कमोरा माइनिंग पढ़ चुके हैं, टिपोंग माइनिंग पढ़ चुके हैं, भास्का माइनिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वोंगा विली बचा, ब्लास्टिंग गैलरी बचा, सब लेवल केविंग बचा, इंटीग्रल केविंग, डिसेंडिंग, सील्ड कैनोपी मेथड, हाइड्रोलिक माइनिंग और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेटल माइनिंग के भी कुछ चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, और सरफेस वाला भी है। बोर्ड एंड पिलर मेथड में हम आपको यही बताया था, शॉर्ट में रिवीजन करा दे रहे हैं। बोर्ड एंड पिलर मेथड में यही बनाया था, बोर्ड का मतलब होता है गैलरी, पिलर का मतलब होता है पिलर। इसमें हम लोग गैलरी और पिलर छोड़ते हैं, हमारा डिसाइड करता है पैनल। पैनल में हम लोग कितना पिलर नंबर ऑफ गैलरी रखते हैं, ये डिसाइड करता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जनरली कोलफील्ड का, भारतीय कोलफील्ड का 6 से 12 महीना का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड हमारा किसको कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है जब हमारा पहला फेवरेबल कंडीशन हो, जैसे कि रूफ फॉल वगैरह, तब से लेकर के जब हमारा स्पॉन्टेनियस सेटिंग दिखता है, तब को हम लोग आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। पिलर जो होता है हमारा, ये या तो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में होगा, या तो रोम्बस शेप में होगा, या तो हमारा स्क्वायर शेप में होगा। रोम्बस शेप हम लोग जनरली तब रखते हैं जब हमारा कोई एसडीएल, एलएसडी या कंटिन्यूस माइनर वगैरह वहां से क्रॉस करना होता है, तब हम उसको रोम्बस शेप में रखते हैं, क्योंकि उसमें क्लियरेंस ज्यादा मिलता है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड एंड पिलर मेथड को हम कब अडॉप्ट करते हैं, बोर्ड एंड पिलर मेथड को अडॉप्ट करते हैं जब हमारा सीम का जो थिकनेस है, वो सीम थिकनेस 1.5 मीटर से लेकर के 4.8 मीटर हो, स्ट्रॉन्ग हो हमारा रूफ भी, स्ट्रॉन्ग हो हमारा फ्लोर भी, गैसी सीम नहीं हो, डर्ट बैंड से फ्री हो। डर्ट बैंड अब आपका 4 था, जो 4 के बारे में हम आपको बताया था, विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजन, ठीक है। इसका जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इसमें कम से कम हो, तब जाके हम लोग बोर्ड एंड पिलर मेथड को अडॉप्ट करते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस है 1.2 मीटर से अगर छोटा है, सिम का थिकनेस पतला है, तो हम उसमें माइनिंग नहीं कर सकते हैं। 4.8 मीटर से ज्यादा है तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जनरली गैलरी का हाइट होता है वो 3 मीटर होता है, विड्थ जो होता है वो 4.8 मीटर होता है। जब हम डिप्लरिंग करते हैं तो हाइट बढ़ा सकते हैं, और हाइट हमारा 1 से 1.5 मीटर बढ़ता है, मतलब 1.5 मीटर इसमें प्लस करेंगे तो 4.5 मीटर मैक्सिमम हाइट हम रख सकते हैं। इससे ज्यादा हाइट हमारे डीजीएमएस अलाउ नहीं करता, इसीलिए हम लोग 4.8 मीटर वाला बोर्ड एंड पिलर मेथड में नॉन सूटेबल होता है, ठीक है। ग्रेडियंट की बात करें तो 1/4 से ज्यादा ग्रेडियंट पे काम नहीं कर सकते हैं, और आइडियल ग्रेडियंट की बात करें बोर्ड एंड पिलर मेथड की तो 1/6 इसका आइडियल ग्रेडियंट होता है। जो डेप्थ की बात करते हैं, लार्गर डेप्थ में हम लोग बोर्ड एंड पिलर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका नहीं कर सकते हैं, सॉरी, हाँ ज्यादा डेप्थ होगा तो हमारा प्रेशर भी ज्यादा पड़ता है, हजार्डस होता है, कोल बम्स वगैरह इसमें आने के चांसेस होते हैं, इसलिए कोल बम्स वगैरह यहाँ पे भी कोल स्ट्राटा कमजोर होते हैं, वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आपका फोटो हो गया। अब आते हैं लॉन्ग वाल पे, ठीक है। लॉन्ग वाल में हमने आपको बताया कि लॉन्ग वाल में जो आपका फेस होता है, फेस की लंबाई जनरली 60 मीटर होती है। इसके बाद ये आपका जो लगा हुआ है ऊपर में सपोर्ट, इसको बोलते हैं पावर सपोर्ट। पावर सपोर्ट जनरली 300 से लेकर के 800 टन तक का वजन उठाता है, एक पर्टिकुलर पावर सपोर्ट। इसमें आपका ईएफसी लगा रहता है, ईएफसी का मतलब होता है आर्मर्ड फेस कन्वेयर। इस ईएफसी के ऊपर में आपका पूरा का पूरा ये ड्रम सीयरर को फिट किया जाता है।
ड्रम सीयरर के दो पार्ट होते हैं, अपर सेक्शन लोअर सेक्शन, यानी फ्रंट और बैक। फ्रंट से जनरली 60% कोयला का एक्सट्रैक्शन होता है और बैक वाला जो आपका सीयरर है उससे लगभग 40% कोयला का एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें डीईआरडी लगा होता है। डीईआरडी को बोलते हैं डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम। ठीक है, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम इसको बोलते हैं, डीईआरडी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका सीयरर जो है अगर एक डायरेक्शन नहीं जा रहा है, उसका फिर से इसको खोल के आगे फिट करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग यूनी डायरेक्शनल बोलेंगे। और अगर दोनों डायरेक्शन में आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, तो इसको हम लोग बाई डायरेक्शनल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको लॉन्ग वाल का फेस दिखा देते हैं एक बार। लॉन्ग वाल फेस कुछ इस तरह से है। ये अगर मान लीजिए हमारा माइन बाउंड्री इधर है ना, और अगर हम माइन बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसको लॉन्ग वाल एडवांसिंग बोलेंगे, और अगर माइन बाउंड्री से उल्टा लगाया है तो उसको हम लोग लॉन्ग वाल रिट्रीटिंग बोलेंगे। लॉन्ग वाल का मतलब ऐसा नहीं कि सीयरर लगा दिए हैं ड्रम सीयरर तभी लॉन्ग वाल बोलेंगे। अगर ड्रम सीयरर को हटा दे, बस फेस की लंबाई हम 60 मीटर रखें, हमारा साइड साइड में गेट मेन वे टेल गेट और मेन गेट रहे, मतलब गेट रोडवेज रहे, और इसमें हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग भी करें, तब भी इसको लॉन्ग वाल ही कहेंगे। लॉन्ग वाल हम इसकी फेस की लंबाई के लिए लॉन्ग यानी कि लंबा, वाल माने दीवार, इसीलिए हम लोग लॉन्ग वाल इसको कहते हैं। इसलिए ना नहीं कहते हैं कि इसमें आपका ड्रम सीयरर लगा रहता है। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के रोड होते हैं, एक होता है मेन गेट, एक होता है टेल गेट। ठीक है, चलिए बताते हैं आगे। देखिए, एक होता है मेन गेट, एक होता है टेल गेट। मेन गेट को हम लोग कहते हैं मदर गेट, इसमें हमारा कोयला का सप्लाई होता है और इसी में हम लोग इंटेक रास्ता का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हवा का आना है, शुद्ध हवा का, वो इसी रास्ते से आना है। और टेल गेट को हम लोग सप्लाई गेट कहते हैं और इसको रिटर्न रास्ता की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जितने भी मटेरियल है जैसे कि बालू, गिट्टी, छड़ वगैरह, सपोर्ट वगैरह, इसी से आना जाना करता है। इसके बाद हम लोग फेस को थोड़ा पीछे तक आगे बढ़ा के रखते हैं, इसको बोलते हैं स्टेबल। स्टेबल की लंबाई की बात करूं तो 8 से 10 मीटर तक होता है। इसके बाद जहां से हम फेस में कट लगाते हैं उसको बोलते हैं बटक। क्या बोलते हैं? बटक बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से लॉन्ग वाल में अगर बीच बीच में हमको पिलर छोड़ना पड़ जाएगा किसी भी कारण से, हो सकता है कि वो पिलर में रॉक आ गया हो या इम्प्योरिटीज आ गया हो, है ना, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ गया हो, तो उस केस में इसको हम लोग लॉन्ग वाल ना कह के हम लोग शॉर्ट वाल कहेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट वाल मेथड ऑफ माइनिंग कहेंगे। ठीक है, लॉन्ग वाल जैसा ही होता है, बस इसमें लंबाई फेस की कम हो जाती है। कोल ब्लॉक हम छोटे सेलेक्ट करते हैं, नेरोवर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं। इसमें हमारा ड्रम सीरियर वगैरह नहीं लगा रहता, बल्कि इसमें हम लोग मैनुअल माइनिंग करते हैं शॉर्ट वाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग वाल का एप्लीकेबल कंडीशन पढ़ लेते हैं। लॉन्ग वाल जनरली 6 मीटर से ज्यादा हाइट रहेगा, 6 मीटर से ज्यादा रहता है, तो जाके हम लोग लॉन्ग वाल का इस्तेमाल करते हैं थिकनेस का। सेम ग्रेडियंट अगर बहुत ज्यादा भी रहता है तब भी हम लोग आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल मीडियम टू हार्ड रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फ्लोर, भले हमारा हार्ड रूफ जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग ना हो। लेस जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होना चाहिए। ठीक है, डर्ट बैंड वगैरह रहता है तो उसके लिए अनसुटेबल होता है, बीच में रॉक आ गया तो उसके लिए अनसुटेबल होता है, इरेगुलर फॉर्मेशन है उसके लिए अनसुटेबल होता है, फिर उसके लिए हम लोग शॉर्ट वाल पैनल का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट वाल माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए शॉर्ट वाल माइनिंग में हम लोग आपका क्या करते हैं, हमारा जो क्रशिंग जो स्ट्रेंथ ऑफ पिलर का हमारा थोड़ा सा मजबूती होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में हमको पिलर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, सपोर्ट के लिए मल्टी सिम ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं बार बार। ओके, डेप्थ हमारा 500 मीटर तक जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं जेंको वाइस मेथड। जेंको वाइस मेथड का हमने आपको पहले ही नाम बताया कि भाई जेंको वाइस मेथड का दूसरा नाम है इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड। क्या नाम है? इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड। तो जो आपका डीजे देशमुख में इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड है, ये वही है। ठीक है, इसको सबसे पहली बार जेंको वाइस को कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था? पोलैंड में इस्तेमाल किया गया था पहली बार। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जनरली असेंडिंग ऑर्डर पे माइनिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोअर लेवल से जो कोयला है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उसको भर देते हैं। भरने के बाद वो हार्ड हो गया, उसके ऊपर खड़ा होकर फिर आगे का कोयला निकालेंगे, फिर भर देंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर खड़ा होकर फिर कोयला निकालेंगे, फिर भर देंगे। ऐसे करते 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 हम आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसका नाम जेंको वाइस मेथड पड़ता है, इंक्लाइंड स्लाइसिंग मेथड कहता है। अब इंक्लाइन स्लाइसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोल है इसका इंक्लाइन सिम पाया जाता है, इसीलिए इसको इंक्लाइन स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है लॉन्ग वाल टॉप कोल केविंग मेथड। ये कुछ नहीं है, लॉन्ग वाल मेथड ही है, बस जो पावर सपोर्ट आगे बढ़ता है, पीछे हमको फिलिंग करने की जरूरत नहीं होती है। पीछे अगर फ्राइबल रॉक है, अगर कमजोर रॉक है, तो वो ऑटोमेटिकली गिर के फिल हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग लॉन्ग वाल टॉप कोल केविंग मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमोरा माइनिंग मेथड। कमोरा माइनिंग मेथड बेसिकली पहली बार बीसीसीएल में अडॉप्ट किया गया था और इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें आपको मैंने पीक माइनिंग का जो फोटो दिखाया कि इस टाइप का गैता और फावड़ा लेके माइनिंग कर रहा है, पीक माइनिंग जनरली इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी इसमें ज्यादा होता है क्योंकि कोल का हमारा फ्राइबल होता है ना। और अगर मान लीजिए हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे तो प्रोडक्टिविटी हमारा और बढ़ जाता है। ठीक है, बट ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे तो ड्रिल हमको हैंड ड्रिल ही इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हमारा आता था टिपोंग मेथड। टिपोंग मेथड जैसे कि हमने बताया कि टिपोंग नदी के ऊपर पड़ा है टिपोंग रिवर। टिपोंग रिवर है बेसिकली आसाम में, इसी के नाम पे टिपोंग माइनिंग मेथड पड़ा है। इस नदी के किनारे में कुछ कोल के माइंस है, उस कोल माइंस में जनरली टिपोंग माइंस का टिपोल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें है कुछ नहीं, वैसा ही है, वैसा का वैसा ही है। बस इसमें हम क्या करते हैं, आपका कोल का रिमूवल करते हैं। ठीक है, आपका जो गैलरी है वो पैरेलल 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 ही रहता है, और आपका होल का रिमूवल हम लोग रिंग होल ड्रिल करके या रिंग होल ब्लास्ट करके कर सकते हैं, है ना। 10 से 15 मीटर तक का ठीक रहता है तब इस्तेमाल करते हैं, मतलब इसमें रिंग होल ड्रिलिंग भी कर सकते हैं हम, रिंग होल ड्रिलिंग कर करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें हम लोग रिंग और रिंग पैटर्न ड्रिल का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा भास्का माइनिंग मेथड। भास्का माइनिंग मेथड भी बिल्कुल बोर्ड एंड पिलर जैसा ही है, बस इसमें हमको करना क्या होता है, इसमें हम लोग 3-4 चीजें स्पेशल करते हैं। बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही, बस कुछ चीजें स्पेशल करते हैं। जैसे हमारा क्या करते हैं, फनल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फनल हमारा जो रूफ होता है, रूफ में हम होल कर करके ऐसे फनल का फॉर्मेशन कर लेते हैं ताकि हमारा लेयर एक्सट्रैक्ट हो जाए, और उसके बाद उसमें सेफ्टी प्रॉप लगा के यहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका फनल टेक्निक। इसमें क्या होता है, ग्रेविटी के कारण ज्यादा कोयला एक्सट्रैक्ट हो पाता है, हमको कम होल करने पे या कम बारूद भरने पर भी बड़ा बड़ा कोयला का ब्लॉक एक बार में गिर जाता है, क्योंकि लेयर ऑटोमेटिकली हवा के एक्सपोज हो चुके हैं, इसीलिए हमारा जल्दी कोयला गिरता है और ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बारूद वगैरह मेरा ज्यादा बच जाता है। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा कोयला का क्वालिटी खराब है वहां पे हम लोग जनरली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राइबल टाइप के कोल होते हैं वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा आता है भास्का मेथड। भास्का मेथड, चलिए भास्का मेथड भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, पीक माइनिंग भी इस्तेमाल करते हैं, इनिशियली हम लोग पीक माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको नहीं पढ़ा है ना, चलो पढ़ते हैं आगे। देखो 2-3 मेथड ऐसा है ना जिसमें आपके पसीने छूटेंगे, क्योंकि ये सब का ना आप गूगल पे फोटो खोजोगे तो आपको फोटो मिलेगा ही नहीं भाई। आप फोटो खोजो, आपको फोटो नहीं मिलेगा। आप किताब में पढ़ना चाहो कि कैसे माइनिंग किया जाता है, आपको किताब में पूरा प्रॉपर पॉइंट ही नहीं मिलेगा। आप अच्छी किताबों में जाओ तब भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे खास बात यह है कि इसीलिए सब क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जब आपका किताब में ही नहीं है कोई, तो आप पढ़ोगे कहाँ से। आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है इसके लिए कि ये वाला मेथड कौन सा है, कहाँ यूज होता है, बस। ये वाला मेथड किसके लिए यूज होता है, बस इतना जान गया तो बहुत जान गया, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, एक ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड है। क्या है ये, एक ट्रेडिशनल माइनिंग मेथड है ना, भास्का माइनिंग, जिसमें आपका बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही पूरा का पूरा रहता है। शुरू में बस जैसे आपका मैंने आपको बताया ना अभी, टिपोंग माइनिंग में बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही रहता है पूरा का पूरा, है ना। फनल वनल बनाते हैं, इसमें फनल वनल का कोई फनल इसमें बनाते हैं। बस इसमें क्या है, इनिशियली हम जो काम करते हैं वो पीक माइनिंग से करते हैं, उसमें बाद में करते हैं हाइट बढ़ाने के लिए। इसमें शुरू में ही हमको पीक माइनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी सब का सब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, वैसा का वैसा ही है। ठीक है, इंटरवल रखने का जरूरत नहीं है कि इतना इंटरवल होता है, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। खाली ये जान लो ना कि भास्का माइनिंग बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही होता है, बस इनिशियली हम लोग पीक माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, हैंड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, मैनुअल ड्रिल करते हैं, ट्रेडिशनल अंडरग्राउंड मेथड है, बोर्ड एंड पिलर मेथड जैसा ही है पूरा का पूरा है। इसका डायमेंशन जो होता है बस पिलर का साइज होता है। जैसे हमारा बोर्ड एंड पिलर मेथड में क्या होता है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे साइज का चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन एकदम सेम रहता है, 18 बाई 5.5। ठीक है, जो पिलर का डायमेंशन होता है वो 18 बाई 5.5 होता है, यानी जो पिलर होगा सब के सब एकदम सेम शेप में होंगे, सेम रेक्टेंगुलर में होंगे, सेम के सेम रेक्टेंगल, सेम के सेम रेक्टेंगल, सेम के सेम रेक्टेंगल, कोई डेप्थ के हिसाब से इसका चेंज नहीं, एकदम सेम का सेम है। ठीक है, इसके बाद शुरू में हम लोग पिक माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग फनल बना लेते हैं ब्लास्टिंग करके, और ड्रिल ब्लास्टिंग हम लोग मैनुअली करते हैं, बहुत बड़े बड़े मशीनरी से नहीं करते हैं, बल्कि मैनुअल ब्लास्टिंग करते हैं। और उसके बाद उस ब्लास्टिंग करने से फनल्स के चलते ज्यादा कोयला टूटता है, हमारा मेहनत बच जाता है। ओके, ठीक है, चलिए यही है भास्का माइनिंग मेथड। ओके, चलिए आते हैं बोंगाविली माइनिंग मेथड पे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना बाबू, जहां तक मैं पढ़ाया हूँ यहाँ तक आपको मोटा मोटी समझ में आ गया ना। क्वेश्चन कल प्रैक्टिस कराएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
इतना पढ़ चुके हैं आप, अब आगे बढ़े कि रहने दे, जैसा बोलिएगा। वुडन पिलर पढ़ चुके हैं, लॉन्ग वाल पढ़ चुके हैं, शॉर्ट वाल पढ़ चुके हैं, जेंको वाइज पढ़ चुके हैं, कमोरा माइनिंग पढ़ चुके हैं, टिपॉन माइनिंग पढ़ चुके हैं, भास्कर माइनिंग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसा बोलिएगा। नेक्स्ट क्लास कर। देखो मेथड ऑफ माइनिंग क्या है ना, कि ऐसे ऐसे मेथड दिए हुए हैं ना जो आपको आपको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, मतलब बेसिक ही पढ़ना है। खास बात ये है, क्योंकि कोई किताब आप पकड़ लो तो उसमें मिलेगा नहीं आपको। आप मेरे को खोज के दिखा दो भास्कर माइनिंग के बारे में 4 पेज कहीं दिखा दो, है ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है रहने दीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कंज्यूम भी करना है, समझ रहा हूँ मैं। कल हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही क्लास स्टार्ट करेंगे ना, पहले अभी तक जितना पढ़े हैं उसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो पहले प्रैक्टिस कर लेंगे। 10-15 मिनट लगेगा, उसको हम लोग बना लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई अब तो पीछे का कंफर्म समझ गया। अभी आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब क्वेश्चन खुद बनाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं हम बना लिए, मतलब हमारा क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब अगले क्लास से हम लोग बोंगाबिली और आगे का मेथड पढ़ेंगे। अब देखो आपको टाइम पता है क्यों लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सब अननोन मेथड है। जैसे मैं सरफेस माइनिंग पे आऊंगा ना, आप ऑलरेडी जान रहे हो सबको, आपको टाइम बहुत कम बच जाएगा। मतलब ये सरफेस माइनिंग को कराने में, पूरा कराने में मेरे को लग रहा है एक क्लास से कम टाइम लगेगा पूरा पढ़ाने में। मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, आधा घंटा 40 मिनट इस पूरा मैं समझा सकता हूँ। लेकिन ये चूंकि आपको कंज्यूम भी करना है ना, आपको शॉर्ट वाल समझना है, सब नई नई चीजें। जेंको वाइज कभी सुने थे क्या, कभी देखे थे इसके बारे में? कमोरा माइनिंग कभी पढ़े थे? टिपॉन्ग माइनिंग कभी नहीं पढ़े होंगे, भास्का कभी नहीं पढ़े होंगे, बोंगाबिली कभी नहीं पढ़े होंगे। तो इसी तरह से कुछ चीजें आपको कंज्यूम करनी, इसलिए हो सकता है आपको समय थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आपके लिए जरूरी है बाबू। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में, कल तो संडे है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास करा दूंगा, कोई बात नहीं। संडे या तेल में आपके लिए मैं क्लास करा दूंगा। कल का जो टाइमिंग रहेगा वो शाम को थोड़ा पहले कर लेता हूँ या दोपहर को कर लेता हूँ, मैं मैसेज कर दूंगा जैसा होगा। ठीक है, ओके। और जो यूट्यूब से देख रहे हैं, हो सकता है मैं ये वीडियो यूट्यूब में डाल दूंगा। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर ब्लैक डायमंड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। फुल रेटिंग के साथ अवेलेबल है। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद क्लास को लेना चाहें तो लॉगिन कर लीजिएगा मोबाइल नंबर से। इसके बाद आके आप यहाँ पे क्लास को परचेज कर सकते हैं। अगर आप MCL WCL बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर NCL बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी बैच आप पहले ज्वाइन कर चुके हैं, या तो C16 ज्वाइन किए हैं या C17 ज्वाइन किए हैं, तो मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर ऐप में ही मैसेज कर दीजिएगा। आपका डाटाबेस मेरे ऐप में मौजूद है, तो मैं आपको डिस्काउंट कूपन शेयर कर दूंगा ताकि आपके लिए ऑफर अवेलेबल हो सके। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।